वेलकम सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। आप लोगों को इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉक टेस्ट पेपर जारी किया जा चुका है, इशू किया जा चुका है मॉक टेस्ट पेपर। और आप लोग देख करके काफी सारा घबरा रखे हो कि मॉक टेस्ट पेपर में टाइपिंग बहुत करना होगा इस बार। पिछले बार तो ज्यादा टाइपिंग नहीं था, तो मैं बताऊं टाइपिंग आसान हो जाएगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना होगा, टाइपिंग बहुत आसान हो जाएगा। आपको अगर आंसर आता रहेगा ना तो एग्जाम्स में टाइपिंग में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी बात कि ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्स अभी जो अक्टूबर में आपका एग्जाम्स होने वाला है, सिमिलर आपका दिसंबर टर्म में जो एग्जाम्स होगा। दिसंबर का एग्जाम्स हालांकि थोड़ा इस बार डिले होगा, सीए इंस्टीट्यूट का भी नोटिफिकेशन आ गया है एग्जाम्स का, तो आपका एग्जाम्स जो होगा वह दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक जा सकता है। तो बच्चों, आपका जो मॉक टेस्ट पेपर है उसका हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। पूरा 8 पेपर का मैं डिस्कशन आपके सामने लेकर के आऊंगा, पूरे 8 पेपर्स का। लेकिन अभी फिलहाल आज मैं आपको डायरेक्ट टैक्सेशन का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। इसमें कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है, किस तरह से आपको आंसर्स को डील करना है। सबसे ज्यादा आसान बात, इस पेपर में एक आसान रास्ता आपको दे दिया कि आप पास आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। जब नॉर्मल पेपर पेन पे एग्जाम्स होता था तो उस टाइम पे इस पेपर में जो डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर है में, इसमें आपका 25 मार्क्स का एमसीक्यू हुआ करता था। 25 मार्क्स का एमसीक्यू हुआ करता था और उसमें बच्चे बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर करके जाते थे तब 22, 25, 24 ऐसे स्कोर करते थे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने से। एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं। अभी आपका ये जो ग्रुप 1 है, यहां पर आपको पेपर में सेक्शन ए जो है, 4 सेक्शन में पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू है। 20 मार्क्स का सेक्शन ए भी एमसीक्यू है और आपका सेक्शन बी जो है वे भी 20 मार्क्स का पूरा एमसीक्यू है। सभी में एक एक मार्क्स आपको दिया गया है। देखिए, दीज आर द सेक्शंस ए बी सी डी। और आपका यहां पर टाइम अलॉटेड फॉर सेक्शन एंड बी शैल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 50 मिनट्स। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि ए और बी में आपको 50 मिनट से ज्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करना है, नहीं तो फिर पेपर आप छोड़ दोगे, पेपर आपका छूट जाएगा। और अगर आप अच्छे से एकदम, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, बताया था आप लोगों को कि आपको काफी केयरफुली इन डेप्थ स्टडी करना होगा। आपको बेसिक्स जो चीजें हैं, नॉलेजफुल जो थिंग्स है, उसको पूरा कलेक्ट करना होगा। आपको कंसेप्ट को पूरा समझ के जाना होगा। अगर आपने कंसेप्ट समझा है तो आप अच्छा एग्जाम्स में करके आ सकते हो। तो ये एमसीक्यू में 50 मिनट बहुत ज्यादा ही समय है। अगर 40 आपका एमसीक्यू है तो आप 40 मिनट ही इसको लेकर के चलो। 40 मिनट से 45 मिनट मैक्सिमम जाना चाहिए, 45 मिनट्स। यहाँ पे देखिए, आपको सेक्शन ए में बोला है कि 1 मार्क्स कैरी करेगा सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना होगा। तो पहले हम लोग सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं और इसके बाद दूसरे सेक्शंस में जाएंगे भाई, ठीक है। आपको यहां पर टाइपिंग करना होगा आंसर्स को आपका, जैसे यहां पर आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है भाई। यहां पर आपका क्वेश्चंस में 1, 2, 3, 4 ये 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं। तो जो करेक्ट आंसर है इस कॉलम में आपको टाइप करना होगा, इस कॉलम में आपको टाइप करना होगा कि ये आंसर है, ए फॉर आंसर ये, ठीक है भाई। तो आपका ये जो क्वेश्चंस है यहां पर बहुत सिंपल रहेंगे, बहुत सिंपल। और ज्यादातर आप देखोगे ज्यादा यहां पर थ्योरेटिकल मैटर ही आपको टैक्स के पेपर में उठा करके देगा। सेक्शंस नंबर, सेक्शंस में क्या चीज पढ़ना है, एकदम बेसिक्स का। जैसे इस मॉक टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, 1 का ए, द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। फर्स्ट क्लास में, एकदम पहला क्लास में आपको बताया गया होगा कि पर्सन के डेफिनेशन में कितने लोग इंक्लूडेड होते हैं। 7, सबको पता है। तो ये आपका फर्स्ट डे डिस्कशन में बताया गया, ये आपका राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करने होंगे। अब इसमें आपका कितना मिनट जाएगा, मैं सेकंड की बात, कितना सेकंड जाएगा, मिनट तो जाएगा नहीं। अगर इस क्वेश्चन के लिए कोई बच्चा मिनट खपा रहा है तो फिर तो उसका हो गया। यहाँ पे आप कुछ सेकंड लगेगा आपको इस आंसर को करने में। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता है। इस तरीके से अब आपको हर चीज बहुत सारा
आपको हमारे टाइम पे क्या था कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस का बहुत प्रिपरेशन करना है, आपको भी करना है, आपको टाइपिंग करना, हम लोग लिख के आते थे, लेकिन आपको जो टाइपिंग करना है उसमें टाइपिंग भी बहुत बड़ा बड़ा आपको नहीं करना है। सेक्शंस डी को लेकर के ज्यादा चिंता है, सेक्शंस डी पे मैं चलता हूं, तब उसको डिस्कशन करूंगा, मैं बताऊंगा भी कि कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, आसानी से कैसे आप हैंडल कर सकते हो। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करके हम लोग जो मेन डिस्कशन है उसके ऊपर चलते हैं। बी नंबर जो क्वेश्चन है, एग्जम्पशन लिमिट फॉर अ रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन अबव एज 80 ईयर्स। अब आपको ये नहीं भी बोलता तो अपने को पता है कि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एज 80 ईयर्स ही होता है। इनका एग्जम्पशन लिमिट कितने रुपए का है? 5 लाख रुपीस का है। क्लियर, पता है आप लोगों को? तो यही चीज आपको यहां पर इस बॉक्स में आपको टाइप करना होगा कि दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आई आपको बात? इस तरीके से आपको डिस्कशन करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को आगे बढ़ते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरा पेपर डिस्कस होगा, पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा आज। इसके बाद व्हेन मिस्टर बी पेड रॉयल्टी टू डॉक्टर पी ऑफ स्वीडन, मिस्टर बी रॉयल्टी पेमेंट कर रहा है डॉक्टर पी ऑफ स्वीडन फॉर यूज ऑफ नो हाउ इन इंडिया, सच पेमेंट इज। इसको देखो, स्वीडन में पेमेंट हो रहा है, डॉक्टर पी ऑफ स्वीडन को पेमेंट किया जा रहा है, डॉक्टर पी ऑफ स्वीडन को पेमेंट किया जा रहा है फॉर यूज ऑफ नो हाउ इन इंडिया। नो हाउ का इस्तेमाल उसने कहां पर किया? इंडिया में किया है। तो ये जो पेमेंट हो रहा है ये इनकम अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा या इनकम अक्रूड इन स्वीडन माना जाएगा? ऑप्शंस देखिए, एग्जम्प्टेड इनकम बोला है, एग्जम्प्टेड इनकम तो ये है नहीं बिल्कुल भी। यहां पर इनकम एक्रूइंग इन इंडिया, इनकम एक्रूज इन स्वीडन एंड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया में तो ये हुआ नहीं है। ये पेड कर रहा है डॉक्टर पी ऑफ स्वीडन, तो स्वीडन में ही जाने के बाद उसको पेमेंट, स्वीडन के डॉक्टर को पेमेंट कर रहा है। किस लिए कर रहा है? फॉर यूज ऑफ द नो हाउ इन इंडिया, नो हाउ इन इंडिया में इस्तेमाल करने के लिए। तो इसको इनकम एक्रूइंग इन इंडिया आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोगों का यहां पर व्हेन एन एम्प्लॉय, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए, डी नंबर। एक एक नंबर का इन सब क्वेश्चंस में, मतलब सेक्शन ए में आपको 20 मिनट भी समय नहीं लगाना, 12 से 15 मिनट खूब सोचना होगा, अगर तो 10 से 12 मिनट में आप इसको कर सकते हो। समझे भाई? देखो, व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव मनी ऑन क्लोजर ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट अकाउंट, इट इज, देखिए इसके बाद ऑप्शन क्या? व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव्स मनी ऑन क्लोजर ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट अकाउंट, इट इज चार्जेबल टू टैक्स बोला है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बोला है, 40% इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और 60% इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। आपका करेक्ट आंसर आपको पता है, 40% इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हेन एम्प्लॉय रिसीव्स मनी ऑन क्लोजर ऑफ नेशनल फंड ट्रस्ट सिस्टम अकाउंट, इसको आपको पढ़ाया गया है। ठीक है भाई बच्चों, ये जो डी नंबर है ना, डी का आंसर यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, डी का आंसर आपको यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। आप देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कहां पर है, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूं। आप अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में आ जाओ, ये आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 383 है। आप अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 383 पे आ जाइए और ये पॉइंट नंबर 1 देखिए, पेज नंबर 383 का पॉइंट नंबर 1। मैं पूरा डिस्कशन आपको बताते हुए चलता हूं। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12A, in case of withdrawal from the NPS by an assessee on closure of account or on his opting out of the pension scheme, pension scheme से opt out करते वक्त भी 60% of the total amount payable to him at the time of such closure or his opting out of the scheme shall be exempted। यहां पर 60% एग्जम्पशन होता है, 60% जो भी अमाउंट उसको पेबल होता है, जो पेबल होगा एनपीएस फंड से, वो उसके लिए रिसीवेबल होगा एम्प्लॉय के लिए। तो 60% एग्जम्पशन होता है एंड 40% शैल बी टैक्सेबल। आप अपने यहां से अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में इस चीज को देख चुके हो, आप ओपन करके चेक कर लो। और यहां पे आपको दे रखा था आंसर कितना भाई, यहां पे आपको आंसर दे रखा था 40% इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो कि रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर होगा 60% इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर? इसको 60% इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इज करेक्ट आंसर। जो गलत है उसको मैं करेक्शन करते हुए भी चलूंगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां पे बोला है व्हेन द शेयर्स आर हेल्ड इन अनलिस्टेड कंपनी, और जहां पे गलती होगा उसका सही क्यों में होगा, सही वाला क्या है, मैं आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से रेफर करते हुए चलूंगा।
ठीक है, जो न्यू स्टडी मटेरियल अभी आपको इशू किया गया रिसेंटली इंस्टीट्यूट की तरफ से, वहां से मैं करा रहा हूं। पहले वाला डाउनलोड आपके पास होगा मेरे को नहीं पता, आप रिसेंट वाला डाउनलोडेड है हमारे पास, आप वहीं डाउनलोड कर लीजिएगा। When the shares are held in unlisted company, unlisted company, समझ में आ रहा है? अनलिस्टेड कंपनी का अगर शेयर्स होता है तो 24 मंथ से ज्यादा अगर आप होल्ड करोगे तो वह लॉन्ग टर्म एसेट्स बोला जाता है। और अगर 24 मंथ से पहले आप सेल कर दोगे अनलिस्टेड कंपनी का शेयर, मैं बार बार बोल रहा हूं अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स 24 मंथ से पहले सेल कर दोगे तब वह शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोला जाता है। It is treated as long-term capital assets when the holding period exceed 24 months. 24 months पार करेगा तब। और यही अगर लिस्टेड कंपनी का होता, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना भाई कि यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम्स में आ जाएगा। आपको अब पैटर्न समझ गए हो आप लोग कहां से पढ़ना है। जैसे आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस के लिए दिखाया, अब आपको ये एग्जाम्शंस का 1 2 3 4 पूरा पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। ये 1 2 3 4 पूरा पॉइंट मतलब ये पूरे सेक्शंस को अच्छे से आपको एकदम स्टडी कर लेने चाहिए, ये CCD को। तो मेरे बच्चों आपको ये एक एक चीजों को ध्यान से स्टडी करना होगा, तभी जाकर के आप MCQ को करेक्ट करके आ पाओगे एग्जाम्स में। तो यहां पे यही चीज अगर आपका लिस्टेड कंपनी का होता तो 12 मंथ क्रॉस करने से क्या हो जाएगा आपका, 12 मंथ क्रॉस करेगा ओके। लिस्टेड कंपनी का होता ये 12 मंथ क्रॉस अगर कर जाता तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल बन जाता। 12 मंथ्स के पहले अगर सेल हो जाएगा तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल हो जाएगा, समझ गए। लेकिन लिस्टेड कंपनी का होना पड़ेगा और अनलिस्टेड के लिए 24 मंथ्स होता है। क्लियर है सर पूरी तरह से। अब आ जाओ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर F। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ डिम्ड ओनरशिप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। डिम्ड ओनरशिप इसको नहीं माना जाता है। देखो इसमें से कौन सा डिम्ड ओनरशिप नहीं माना जाता है। बोला ट्रांसफर टू ए स्पाउस फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर स्पाउस को, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लेकर के हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है यहां पर ओनरशिप उसका, तो डिम्ड ओनरशिप किनके पास माना जाएगा, ट्रांसफरर के पास माना जाएगा। ये सब बताया गया आपको, पहले डिस्कशन हुआ है। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये को ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, को ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, जो 2 ओनर होते हैं प्रॉपर्टी के, 2 से 3 ओनर होते हैं प्रॉपर्टी के, तो को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आपका जो है ये डिम्ड ओनरशिप इसको नहीं माना जाता। दिस इज नॉट अ केस ऑफ द डिम्ड ओनरशिप, दिस इज नॉट अ केस ऑफ द डिम्ड ओनरशिप। क्लियर भाई, इसको डिम्ड ओनरशिप नहीं माना जाता, ये ओनरशिप ही होता है, डिम्ड ओनरशिप नहीं होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे G नंबर, एन इंडिविजुअल एस्टिमेट्स दैट he is required to pay rupees 1 lakh as advance tax. He is required to pay 1 lakh as advance tax by 15th of December. How much amount must be paid by the, how much amount must be paid by the individuals? 15 दिसंबर तक उसको कितना अमाउंट का पेमेंट करना होगा। कैसे पता करेंगे आप लोग इसको, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देख पा रहे हैं आप अभी एडवांस टैक्स ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 211 में, ये भी आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में ही मैं आपको बता रहा हूं। ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक उसको कितना एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है, जो उसकी टोटल एडवांस टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी होती है उसका अप टू 75%। तो अपने इस क्वेश्चन में कितना दे रखा था मेरे बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया 1 लाख रुपया एडवांस टैक्स का उसको पेमेंट करना, उसकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज की है। तो अप टू 15 दिसंबर वह कितना पेमेंट कर चुका होगा, यहां पर अप टू 15 दिसंबर उसका पेमेंट हो चुका रहेगा 1 लाख का 75%, 1 लाख का 75%। तो ये कैसे आ जाएगा आपका आंसर, ये यहां पे
1 लाख का 75% आप करोगे। रूल्स आपको मैंने सेक्शन 211 का दिखाई दिया है। तो ये 75,000 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा, जिसको आपको यहां पर आंसर टाइप करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप चले आइए। नेक्स्ट पॉइंट पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस that can be amortized under the Income Tax Act 1961 has to be restricted to 5% of the cost of project हो जाएगा। ये 5% of the cost of project। ये आपका देखो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आपको करके दिया हुआ है, तो ऐसा भी आपको एमसीक्यू में दिया हुआ रहेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। ये सब के लिए आपको काफी डिटेल्ड स्टडी करना होगा, तभी आप छोटे छोटे इन बातों को याद रख सकते हो और एग्जाम्स में अपना एमसीक्यू पूरा करेक्ट कर सकेंगे आप लोग। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। आई नंबर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट फॉर द मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 कितना है। इसमें भी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर आपको दे रखा है, इसमें भी आपको ये सेलेक्ट करना है कि मैक्सिमम ये रेट कितना है। देख लीजिए आप लोग, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ही फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज 42.744%। ये कैसे कंप्यूट होता है उसका वे भी आपको बता दे रखा है। 30% प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% आपका हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। तो आपको पूरा मैं पेज नंबर वगैरह भी बता देता हूं कि किस पेज पे आप खुद जाकर के इसको ढूंढ पाएंगे। ऐसे आपको सभी कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्लासेस नहीं किए मैं उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ सारी पेज नंबर वगैरह भी, कि आपको ये पेज नंबर 451 पे आपको आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। ये सब रेट भी जो नीचे दिया गया उसको भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सो बच्चे आप यहां पे देख लो, यहां पे आपका क्या आंसर हो जाएगा फिर ये 42.744% जो अभी आपको मैंने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैन बी क्लेम्ड बाई। ये इसके लिए आपको जाकर के कहीं देखने की जरूरत नहीं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, ये तो सबको नॉर्मली मेमोराइज रहता है। आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A कैन बी क्लेम्ड बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। ICDS 8 डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ICDS 8 किससे डील करता है इसके बारे में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पेज नंबर देख लीजिए, ICDS 8 सिक्योरिटीज को डील करता है। तो एक हेडिंग आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बना करके दिया हुआ है, और बच्चों ये ICDS 9 का, ICDS 10 का, इसके आगे ये सारे हेडिंग्स को कम से कम आप जरूर दिमाग में रखिएगा। ICDS 7 का गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में है, ये जरूर से आप क्योंकि कुछ भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये क्लासेस जो अभी आपको दिया जा रहा है, ये वीडियोस जो आप देख रहे हो, इसको आपको पूरा लास्ट तक देखना है, कुछ बीच में और कुछ लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा, जिससे आप अपना जो एमसीक्यू टाइप्स जो क्वेश्चंस है ना 40 का, ये पूरा 100 में 100 आप स्कोर कर लोगे। मतलब ये 40 में 40 आप पूरा एकदम करेक्ट करोगे। और एज वेल एज ऐसा नहीं कि आपको एमसीक्यू करके ही बस एग्जाम में बैठ जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है आपको एक आसान तरीका जिससे आप आसानी से पास कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और अच्छे स्कोर करने के लिए और एकदम श्योर शॉट पास करने का भी रास्ता मैं आपको बताऊंगा, सारे पेपर के साथ मैं डिस्कस करूंगा। सो लास्ट तक एकदम जुड़े रहोगे आप लोग। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तो ICDS 8 का सिक्योरिटीज आंसर हो गया ये वाला, ठीक है भाई। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेंटिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड एज डैश इन कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स डेफिनेशंस। यहां पर पेंटिंग को पर्सनल इफेक्ट नहीं बोला जाता है, ये अपने डेफिनेशंस में कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आप लोग सीख रखे हो। कैपिटल एसेट्स में पेंटिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट्स एज अ पर्सनल इफेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स में पर्सनल इफेक्ट में पेंटिंग्स को नहीं शामिल किया जाता है, ये बात भी अपने को पता है। तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं। फिर रिवीजन बाय कमिश्नर इज डन अंडर सेक्शन 263 में वह रिवीजन करता है। रिवीजन इन द इनकम टैक्स फाइल्स, ये रिवीजन बाय द कमिश्नर आपका सेक्शन 263 में किया जाता है। ये सेक्शंस वाला चीज है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है आपका। इसके बाद से एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट,
ये आपका एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट 3500 रुपीज है। एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज 20% है एडिशनल डेप्रिसिएशन। आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 के पार्ट्स में आपको जाकर के ये आपका बिजनेस प्रोफेशन हेड में आप इसको देख सकते हो, वहां पर आपको दिया गया है। फिर इसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड while processing the return of income under section any arithmetical error in the return। क्या बोला है, which of the following can be corrected, इनमें से किस किस चीजों को करेक्ट किया जा सकता है while processing the return of income under section। arithmetical error in the return, mistake in the return of income, an error of principal in the return of income, or any claim of taxpayer which is against law। तो अरिथमेटिकल एरर्स को रिवीजन किया जा सकता है, करेक्टेड किया जा सकता है, आपको ये आंसर हो जाएगा। यही आपको यहाँ पर आंसर्स को टाइप करते हुए निकल जाना है जो करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट फॉर द इक्वलाइजेशन लेवी इज, ये आपका 1 लाख रुपया है। इन्वेस्टमेंट अंडर सुकन्या समृद्धि स्कीम इज अलाउड डिडक्शन, सुकन्या समृद्धि स्कीम का डिडक्शन 80C में आपको मिलता है, 80C में। फिर Mr. H resident in India, Mr. H resident in India received rupees 11 lakh by way of dividend from the Indian company। ये इंडियन कंपनी से इनको डिविडेंड मिल रहा है, ये किस रेट से टैक्सेबल होगा? पहले इंडियन कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड आपका एग्जाम्पशन होता था, अभी ये टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, ये टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में जाकर के इसका बारे में डिस्कशन आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार इसको, ताकि आप श्योर हो जाओगे इसको लेकर के। एक बार इस नंबर के पास आप लोग लिख डालो, जो मैं लिख रहा हूं आप लोग भी नोट डाउन कर लो, या तो कॉपी पे आप नोट डाउन कर लो। इफ द शेयर होल्डर इज रिसीविंग, इफ शेयर होल्डर इज रिसीविंग रुपीज more than rupees 10 lakh as dividend, अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा उसको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड, देन लायबल टू पे टैक्स to pay tax at the rate of 10% along with HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके साथ देगा एट द रेट ऑफ 4%। तो अपने इस क्वेश्चन में 11 लाख रुपया उसको मिल रहा था, इसीलिए 10% के रेट से ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट है आपका स्पेक्यूलेशन लॉस को कैरी फॉरवर्ड कितने ईयर्स तक किया जा सकता है, ये भी देख लीजिए। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में आपको स्पेक्यूलेशन लॉस यहाँ पे दिया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ स्पेक्यूलेशन लॉस। तो इसको 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, 4 असेसमेंट ईयर्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, 4 ईयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है स्पेक्यूलेशन लॉस को। तो आप यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है 4 साल, इसको आप टिक कर लो। टिक क्या करना है आपको, वहां पर बस ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसा बना हुआ रहेगा आपके एग्जाम से, वहां पर आपको टाइप कर देना होगा, ये आपका आंसर होगा। ए फॉर आंसर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अब आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी भी जो है आप लोगों का ये भी पूरा का पूरा 1 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है भाई। अब सेक्शन बी में आप लोग चले आइए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी यहाँ पे दिया है, जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखा करके डिस्कशन किया इसके बारे में। क्या बोला, एज पर सेक्शन 115 BBDA डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ सर्टेन रेसिपिएंट, कब ये होगा, एट 10% के रेट से होता है, और ये तभी होगा व्हेन एग्रीगेट डिविडेंड, डिविडेंड का अमाउंट जब 10 लाख रुपए को पार कर जाएगा। अभी अभी मैंने आपको लिखाया है ना यहाँ पर, देखो अभी अभी मैंने आपको यहां पर ये चीज लिखा करके आया है। एकदम सिमिलरली यहां पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, 1 नंबर का 2 फिलअप आपको करना है, 1 नंबर का, सोच लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद से
बी नंबर क्वेश्चन पे चले आइए। बी नंबर क्वेश्चन पे बहुत आसान है, इन चीजों को आप ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको दे रहा है ट्रू फॉल्स या मैचिंग के फॉर्म में आपको दे रहा है, इसको आप तभी करेक्ट कर पाइएगा जब आप अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के बैक में जितने एमसीक्यू दे रखे हैं, हर स्टडी नोट के बैक में आपको एमसीक्यू दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, मैचिंग दिया गया है, उसको आपको पूरा A to Z रिसेंटली अपडेटेड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से आपको करना होगा, पहली बात। दूसरी सलाह आपको यह है कि आप चैप्टर्स को जब आपको पढ़ाया गया है अच्छे तरह से, जब आप उसको अपने नोट्स को रीड करते हो ना, तो काफी केयरफुली छोटे छोटे चीजों को अंडरलाइन सर्कल करते हुए चलिए, क्योंकि कहां से ये चीज पूछ दिया जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का बैक से सारा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा का पूरा आपका कवर्ड हो जाएगा। उसके बावजूद भी आपको अंदर से भी दिया जा सकता है, बहुत सारे एमसीक्यू बन सकता है। सो आपको डिटेल में पढ़ते हुए चलना होगा अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को, ताकि आप इसको सही कर सको। सेक्शन 80 आरआरबी, ये आपको डिडक्शंस में पढ़ाया गया है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 deals with deductions from gross total income in respect of income by way of the royalty on patents। आपको ये 80 आरआरबी में पढ़ाया गया है, 80C से 80U का जब डिस्कशन हो रहा था तब आपको ये बताया गया है। सो रॉयल्टीज ऑन पेटेंट इसका आंसर हो जाएगा। फिर इनकम, ये जो सी नंबर क्वेश्चन है ना, आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं है और यहां से क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है, तो ऐसे एक दो आपको मिलेगा। आप ये भी मान के चलो कि ऐसे एक दो क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा जो आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में आपने नहीं पढ़ा होगा। सो इनकम स्कीपिंग असेसमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 147, आपका ये हो गया। ये आपको यहाँ पर, अब ये जो आंसर आपको यहाँ पे नहीं टाइप करना होगा, एग्जाम्स में आंसर आपको यहाँ टाइप करके देना होगा, ठीक है। आपको ऑप्शंस मिलेगा कंप्यूटर पे, आपको टाइपिंग करना होगा। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपने पढ़ाई किया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। Unabsorbed depreciation shall be allowed to be carried forward for any number of years, and such carried forward unabsorbed depreciation may be set off against any income other than, किसी के साथ भी इस unabsorbed depreciation को सेट ऑफ किया जा सकता है। मैं आपको इसका थ्योरी भी निकाल करके अभी दिखा दे रहा हूं अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से, ताकि आपको वहां से जाके आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अदर देन इनकम अंडर द हेड सैलरी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा। मैं आपको ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट को आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से अभी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। पढ़ लीजिए, येलो से जो मार्किंग यहां पर है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में आपको ये जाकर के मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचो आपको कितना डिटेल में पढ़ना होगा हर चीजों को। Unabsorbed depreciation shall be allowed to be carried forward for any number of years, and such carried forward unabsorbed depreciation may be set off against any income other than। other than के बाद ये जो दो लिख रखा है बुलेट मार्किंग में, ये दोनों आपका फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा है। सो आपको वहां पर इसको टाइपिंग करना होगा। इनकम अंडर द हेड सैलरीज विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल्स। मैं आपको पेज नंबर भी एक बार बता देता हूं ताकि उसके आसपास आप लोग काफी ध्यान से उसको स्टडी कर लेना। पेज नंबर 362 पे आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने ये बोल रहा हूं कि यही वाला एग्जैक्ट आपके एग्जाम्स में आने वाला है, बट आप इसके नियर अबाउट ऐसे जो भी पॉइंट्स मिले उसको आप डिटेल स्टडी करते हुए निकल जाइएगा, ठीक है। आ जाइए फिर यहाँ पे आप लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 68 टू सेक्शन 69D शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 60% एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। ये 68 और 69D सेक्शंस में जाकर के देखोगे तो ये आपका 60% के रेट से टैक्सेबल होता है, इसकी टैक्सेबिलिटी है। इसको भी मैं आपको शो कर देता हूं। यहाँ पर 68 टू 69D जो है ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम का है, तो ये आपको डिटेल डिस्कशन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है। इसका 60% इसको आप मेमोराइज रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप लोग। When unrealized rent is received based on court decree, but at the time of receipt of the property was not owned by the SSC। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बार रीड करो आप लोग। When unrealized rent टॉपिक आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर पढ़ा था। When unrealized rent is received based on court decree,
but at the time of the receipt the property was not owned by the assessee, not owned by the assessee, उसका ओनिंग नहीं कर रहा था. इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हेड में ये टैक्सेबल होगा. अनरियलाइज्ड रेंट है, बाद में भी ये रिसीव होगा. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल माना जाएगा. द इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ICDS, पर अभी मैंने ICDS भी आपको ओपन करके दिखाया था इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में. The income computation disclosure standard will apply only when the SAC adopt mercantile method of accounting. एकदम क्लियर. आप जब ICDS चैप्टर ओपन करोगे, एकदम लास्ट टॉपिक आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, जैसा आप ओपन करोगे तो वहां पर आपको ये दिखा देगा. वहां पर मर्केंटाइल और एक्चुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपको वहां पर लिखा हुआ, क्लियर एकदम लिखा हुआ मिलेगा. शुरू का 4-5 लाइन पढ़ते हैं. इसके बाद नेक्स्ट H नंबर पॉइंट है आपका, स्टार्टअप कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC फॉर. ये भी 80 सेक्शंस के डिस्कशंस जब चल रहे थे तब आपको ये बताया गया है. 80 IAC फॉर 3 consecutive years beginning from the year in which the eligible startup was incorporated. ये मैं आपको चल करके दिखा देता हूं. कहां पर आप देखोगे 80 सेक्शंस में आपको इसका डिस्कशंस आपको मिल जाएगा. देख लीजिए, आपको यहां पर दिया हुआ है क्वांटम ऑफ डिडक्शन 80 IAC सेक्शन का. 100% of profit derived from such business for 3 consecutive assessment year out of 10 years commencing from the year in which such eligible startup is incorporated. ये आपका 80 IAC सेक्शन है जो 80 सेक्शंस के सारे डिडक्शंस के साथ आपको पढ़ाया गया है. तो इन सारे को अभी आपको ध्यान में रखना होगा, एक एक चीज को. अदर पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं उसको भी आप एक बार जरूर से स्टडी मटेरियल से रीड कर लीजिएगा. अब आ जाइए अपने अगले क्वेश्चंस पे. आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, when the return of income for assessment year 21-22, assessment year 21-22 मतलब previous year 2021 is filed under section 139 subsection 4, the SSC can revise the return on or before. कब तक वह रिवीजन कर सकता है अपने रिटर्न को? 31 मार्च 2023 तक. 31 मार्च 2023 तक असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद एक और ईयर तक उसको रिवीजन करने का और रिवाइज करने का, रिटर्न को रिवाइज करने का उसको टाइम दिया जाता है. ठीक है भाई. उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट्स जो है इसमें चले आइए. नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें चले आइए. स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय अ स्टूडेंट. स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय अ स्टूडेंट was ₹2,000 per month. He spends ₹16,000 for meeting the cost of education. 2,000 रुपया पर मंथ हो जाएगा. तो ये आपका 2,000 इंटू 12 कर दो, 12 महीने में 24,000 होगा. और उसका 16,000 रुपीज उसने कॉस्ट एक्सपेंड किया. द बैलेंस ऑफ ₹8,000 इज एग्जाम्प्ट हो जाएगा. ये 8,000 जो बैलेंस उसके पास बचा ये टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज स्कॉलरशिप है इसलिए ये एग्जम्प्टेड नहीं होता है. इसके बाद आपका के नंबर पॉइंट पे पीरियड फॉर होल्डिंग बोनस शेयर और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट्स. बोनस शेयर्स और कोई भी अदर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर और सिक्योरिटीज. यहां पर पीरियड फॉर होल्डिंग बोनस शेयर और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट्स विदाउट एनी पेमेंट shall be reckoned from the date of allotment. अलॉटमेंट ये तब नॉर्मली कॉमन पढ़ते पढ़ते भी आपको एकदम याद रहेगा. नोटिस अंडर सेक्शन 156 इज गिवन फॉर टैक्स डिमांड. टैक्स डिमांड के लिए आपका नोटिस अंडर सेक्शन 156 जारी किया जाता है. एज पर सेक्शन 271H, when a person failed to file the statement of tax deducted or collected at source, that means TDS or TCS, return on or before the due date prescribed in this regard. सेक्शन 271H के अकॉर्डिंगली जब कोई पर्सन अपना टीसीएस और टीडीएस का रिटर्न फाइल नहीं करता है ड्यू डेट के पहले, तब क्या होता है, देन ही शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H. मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी लिवाइडेज. तो ये पेनल्टी का अमाउंट है. पेनल्टी का अमाउंट तो नॉर्मली अपने याद करते हुए चलते हैं 1 लाख, बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द टीडीएस और टीसीएस. 1 लाख रुपया का पेनल्टी लगेगा, लेकिन ये टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट को क्रॉस नहीं करेगा. यहां पर आप सिर्फ 1 लाख में आंसर लिख देते हो तो भी करेक्ट है, बट ये टाइपिंग में आपको ये पूरा लिख के आना चाहिए. नेक्स्ट आपका अ ट्रस्ट शैल बी कंसिडर्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 2 द व्हेन द कमर्शियल एक्टिविटी इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 20% ऑफ द ग्रॉस रिसीट. देखिए ध्यान से, इसमें क्या दिया हुआ आपको, A trust shall not be considered as, किसी ट्रस्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, नहीं कंसिडर किया जाएगा. A trust shall not be considered as charitable trust for according to the benefit of section 2 when the commercial activity in the previous year exceeds 20% of the gross receipt. Gross receipt
से ज्यादा 20% ऑफ द ग्रॉस रिसीट से ज्यादा अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गया तब उसको और चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बोला जाएगा। ठीक है भाई। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ बिजनेसमैन फॉर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ 100% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में आपको पढ़ा हुआ है। फिर इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनी विथ टोटल इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़ द चार्जेबल surcharge leviable at the rate of 2%. In case of foreign company, when total income of more than 1 crore, 1 करोड़ से ज्यादा का उसका टोटल इनकम है, but less than 10 करोड़, the surcharge leviable उसका हो जाएगा यहाँ पर 2% के रेट से। When employer contribute to approved superannuation fund, it is chargeable to tax as per units when the contribution exceeds rupees 1,50,000. superannuation fund में अगर ये इट इज चार्जेबल टू टैक्स एज परक्यूजिट्स, टैक्सेबल परक्यूजिट्स माना जाता है जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सुपर एनुएशन फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में 1,50,000 रुपया क्रॉस कर जाएगा। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज इन हैंड्स ऑफ द नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी इज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन टेकन बाय द, ये तो आप पढ़ चुके हो भाई, कितनी बार पढ़ रखे हो। Interest on housing loan taken by individual being the first residential house is eligible for deductions under section 80EE up to maximum of rupees 50,000। 80E सेक्शन निकालो, रीड करो, यह अमाउंट आपको क्लियर कट वहां पे लिख करके दिया गया है। फिर when a director of a company received rupees 30 lakh by way of the non-compete fee, when a director of a company received rupees 30 lakh by way of non-compete fee, it is taxable under the head प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये प्रॉफिट एंड गेन प्रोफेशन हेड में ये टैक्सेबल होगा। सो आपको ये सब छोटे छोटे चीजों को टाइप करना है, बशर्ते कि आप सही उसको पढ़ के जाओ। तो ये 40 नंबर अभी जो आप लोगों ने डिस्कस किया, डिस्कस करना जो समय लगा डिस्कस करने में अपने अभी तक 36 मिनट 37 मिनट हम लोगों का लगा है, 40 मिनट पकड़ के चलो आप। तो ये 40 मिनट आपका एग्जाम्स में नहीं लगेगा, बशर्ते कि आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो। और कोई बच्चा आपका एग्जाम्स में आप पास करोगे कि नहीं पास करोगे, ये 40 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ये जो सेक्शन सी है ना, सेक्शन सी आपका स्कोरिंग को मैटर कराएगा कि आप 60 प्लस लेके जाते हो या नहीं जाते हो, 60 प्लस में जाते हो या नहीं जाते हो, स्कोरिंग ये तय करेगा ये किस तरह से आप इसका आंसर करते हो। लेकिन ये 40 नंबर बहुत निर्णायक है जो आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी में देखा। तो इसको आपको समय नहीं बर्बाद करना है, अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल निकालिए। अगर आपने अभी तक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा है तो ये सभी लोगों के पास अवेलेबल्स है, और जहां भी आप बुलेट मार्किंग्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर हाईलाइट करके दिए गए, रेट दिए गए हैं, पेनल्टीज का अमाउंट दिए गए हैं, सेक्शंस मेंशन किया गया जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड सेक्शंस है, उसको अच्छे से आप करते हुए निकल जाइए जितना मैक्सिमम हो सके। आपको ये टारगेट लेके चलना है कि हमें 40 में कम से कम 32 प्लस 35 प्लस मार्क्स लेकर के आना है, कम से कम 32 प्लस तो होना ही चाहिए आपका, तब जाकर आपका एग्जाम्स पास करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए आइए अब सेक्शन सी का आप लोग डिस्कशन चालू करते हैं। इसमें शुरुआत में आपको बहुत सारा चीजों को यहाँ पर टाइपिंग करना है, जो कि छोटे छोटे टाइपिंग है, इतने बड़े भी नहीं है, 2-2 लाइन 1-1 लाइन का टाइपिंग है। इसको लेकर के आप घबराए नहीं हो, आप घबराए हो कि इसके बाद वाला जो सेक्शन डी है उसमें तो बहुत कुछ लिखना है, ज्यादा बात नहीं है। वहां पर ऐसी बात है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बड़े बड़े क्वेश्चंस है, लेकिन सॉल्यूशंस आपको ज्यादा उसमें टाइपिंग आपको नहीं करने हैं। देखिए यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन सी में, और आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा, 4 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा, और इच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय अ स्पेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर्स। तो वो तो आपको पता है कि स्पेस दे करके हमें आंसर टाइप करना है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 3 के अंदर ए बी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ए और बी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर का, यहाँ पे 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आपको बताया गया है, यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा, ट्रांजेक्शंस इसके अंदर ही 3 है, 2 into 3, 2-2 नंबर का है, ये सब 2-2 नंबर का है। ये जो ए के अंदर 1 दिया है ये 2 मार्क्स का है, ये आपका 2 मार्क्स का है, और फिर ये आपका 2 मार्क्स का है यहाँ पे, ठीक है भाई। ये 6 नंबर का आपको दिया गया है। क्या है भाई, ध्यान से पढ़ो, आप आराम से आंसर कर पाओगे, ध्यान से इसको पढ़ो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस
अट्रैक्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस, क्या ये ट्रांजेक्शन टीडीएस को अट्रैक्ट करेगा, टीडीएस प्रोविजंस, एंड द रेट ऑफ टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल इज इन एप्लीकेबल केसेस। आपको बताया है इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹12,000, इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹12,000 पेड बाय अ नेशनलाइज्ड बैंक टू मिस्टर डी। एक नेशनलाइज्ड बैंक ने मिस्टर डी को रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर जो 12,000 रुपए का यहां पर उनको इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो क्या इसमें से टीडीएस कटेगा, और कटेगा तो कौन से रेट से कटेगा? बच्चों 10,000 रुपया अगर ऐसे समय के इन्वेस्टमेंट से, सेक्शन 194A बोलता है कि अगर 10,000 रुपीज एक्सीड कर जाएगा तो टीडीएस लगेगा। सेक्शन 194 इज एप्लीकेबल फॉर रेकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट। आप जाकर के अपने इंस्टीट्यूट का सेक्शन 194A ओपन करो, संग संग आप ओपन करो, मैं भी आपको चल के दिखा सकता हूं, मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार के लिए ये चीज, मैं यहां समझा दूं, फिर आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे भी चल के मैं आपको दिखा देता हूं। सेक्शन 194 इज एप्लीकेबल फॉर रेकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक व्हेन इट एक्सीड्स ₹10,000, अगर ये 10,000 रुपया को क्रॉस कर जाएगा तो। और किस रेट से एप्लीकेबल होगा? टैक्स डिडक्ट टीडीएस आपका लगेगा 10%, और 10% टीडीएस 12,000 रुपया इस इंसान को मिला है तो 12,000 का 10% करके 1,200 रुपये का टैक्स टीडीएस कटेगा। तो मैं आपको इसी चीज को सिमिलर सेक्शन 194A आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पे भी आपको सजेस्टेड आंसर में आपको अमाउंट जो 10,000 दिया वो रॉन्ग है, वो 5,000 होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी आपको, नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स if during the financial year interest payable by the payer to the paid does not exceed ₹5,000। तो 5,000 एक्सीड नहीं करेगा तब तक नो टीडीएस, 5,000 एक्सीड करेगा टीडीएस लगेगा, और टीडीएस यहाँ पे लगेगा तो 10% के रेट से लगेगा। तो ये आपका यहाँ पर जो 10,000 दिया है इसको आप पहले तो कट करके इसको आप कर दो 5,000। इसको आप यहाँ पे 5,000 कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप 5,000 कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। प्राइस अमाउंट ऑफ ₹8,000, दूसरा नंबर, फिर से ये 2 नंबर के लिए है। प्राइस अमाउंट ऑफ ₹8,000 पेड बाय एक्सीलेंस लिमिटेड टू मिस्टर एस, अ विनर ऑफ क्रॉसवर्ड पजल कंटेस्ट कंडक्टेड बाय द कंपनी। ये 194B में है इसका टीडीएस के बारे में डिस्कशन। जस्ट उसके 194A के जस्ट बाद उसी पेज पे यहां पर ही आपको मैं दिखाते हुए चलता हूं। 194B में जस्ट बाद उसके बाद है आपका यहां पर, देखिए 194B क्रॉसवर्ड पजल्स का दिख रहा है आप लोगों को। यहां पर आपको 10,000 का ही अमाउंट है, ये वाला करेक्ट है, 10,000 का अमाउंट, और रेट 30% है आपका। तो आइए इसको भी अपने देख लेते हैं यहां पे। एज पर सेक्शन 194B, विनिंग बाय वे ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स इज लायबल टू टीडीएस टैक्स डिडक्शंस व्हेन द अमाउंट ऑफ विनिंग एक्सीड ₹10,000। तो इसने 8,000 रुपया विन किया, 10,000 नहीं विन किया है। सो अमाउंट ऑफ द विनिंग इज ओनली 8,000, नो टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स। अगर यही अमाउंट आपको 8,000 की जगह पे 18,000 दिया रहता तो क्या हो जाता? टीडीएस लगता, और पूरा 18,000 का 30% लगता, 18,000 का 30% लगता। और यहां पर एक चीज और भी आप याद रखिएगा, रेसिडेंट पर्सन के लिए 30%, और अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसको देना होता। तो आपको ये सब चीजें याद रखना होगा, टेबल बॉक्स जहां पर है उसको पूरा क्लियरली याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगले क्वेश्चन पे, कमीशन ऑफ ₹21,000 पेड टू के एंड कंपनी। के एंड कंपनी यहां पर ये कमीशन पेमेंट कर रहा है बाय डी कंपनी लिमिटेड, पेड टू के एंड कंपनी बाय डी कंपनी लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पर कमीशन पेमेंट किया जा रहा है, कमीशन ऑफ 21,000 पेड टू के एंड कंपनी बाय डी एंड कंपनी लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। सेक्शन 194H will apply when commission or brokerage exceed ₹15,000।
ये भी आप देखते हुए चलिए। सेक्शन 194H भी मैं आपके सामने एक बार शो कर दे रहा हूं। ये रहा, यहां पर देखिए अमाउंट जो 15,000 है यहां पे आपको दिया हुआ है। तो ये सभी कुछ आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत स्मार्टली क्वेश्चन बनाया और एग्जाम्स का पेपर भी बहुत स्मार्ट आएगा आपका, देख लेना। चलो भाई यहां पे तो यहां पे आपको बोल दिया 15,000 द टैक्स डिडक्टेबल एट द रेट ऑफ 5% ऑन 21,000 के ऊपर पूरा 5% आपको टीडीएस लग जाएगा। 15,000 के नीचे अगर ये कमीशन होता तो टीडीएस लगता? बिल्कुल नहीं लगता। 15,000 पार करेगा टीडीएस लग जाएगा इन केस ऑफ द कमीशन और ब्रोकरेज। ये हम लोगों ने 6 नंबर का डिस्कशन किया, 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का बी नंबर, इस तरह से करके आपको टोटल इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस 2 दे रखा है। 4 नंबर में 2 क्वेश्चंस आपको दिया गया है। देखो भाई क्वेश्चंस क्या है, किस तरह से आप उसका आंसर करोगे और किस तरह से आपको टाइपिंग करके ये लिखना होगा। स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इसकी टैक्सेबिलिटी आपको डिस्कस करना है। स्टेट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। Mrs. J got a gift of 500 listed equity shares of company. 500 listed equity shares of a company from her husband when the market value of the share was 150 per share. कैपिटल गेन में आपको टोटल 12-13 क्लासेस में पूरा खत्म करके बताया गया है। 12 और 13 क्लासेस में सारा डिस्कशन हुआ है। आफ्टर अ मंथ द कंपनी इशूड बोनस शेयर इन 1:1 रेशियो, मतलब जिनके पास एक शेयर के होल्डर है उनको एक शेयर बोनस के तौर पे कंपनी दे रही है कुछ महीने के बाद, 1 महीने के बाद। द ओरिजिनल शेयर वाज एक्वायर्ड बाय हर हस्बैंड 4 months बिफोर द डेट ऑफ गिफ्ट फॉर ₹50,000। ओरिजिनल शेयर वाज एक्वायर्ड बाय हर हस्बैंड, 4 महीना गिफ्ट देने से 4 महीना पहले उसका हस्बैंड ने उस शेयर्स को परचेज किया था। जो अपनी वाइफ को उसने गिफ्ट किया था उसको उसका हस्बैंड ने 4 महीना पहले खरीदा था कंपनी से। All the 1,000 shares were sold for ₹1,50,000 through off-market transactions. All the 1,000 shares were sold for ₹1,50,000 off-market transactions से बेच दिया गया। How much is taxable and in whose hands it is taxable as income? कितना टैक्सेबल होगा और किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, ये आपको बताना है भाई। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ ओरिजिनल शेयर्स गिफ्टेड। ओरिजिनल शेयर गिफ्टेड से जो ओरिजिनल शेयर जो गिफ्ट किया गया था उसको बेचा जा रहा है। 500 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी उसको गिफ्ट किया गया था और 1,000 शेयर ये कैसे हो गया, 500 शेयर था और 500 बोनस शेयर मिल गया, टोटल हो गया 1,000 शेयर। ये पूरे 1,000 शेयर को बेच दिया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ ओरिजिनल शेयर गिफ्टेड दैट इज ₹25,000 का। कैसे होगा ये 25,000 रुपीज का भाई, देखो यहां पर 150 शेयर 500 रुपया करके, तो सॉरी 500 शेयर्स इंटू 150 कर दो आप लोग भाई। 150 इंटू ये आ जाएगा आपका 75,000 में खरीदा था और 500 शेयर तो उसको बोनस मिला था। बोनस शेयर में शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करना होता है, उसको शेयर खरीदने की वजह से उसको कंपनी बोनस शेयर देती है, डिविडेंड के बदले कंपनी उसको बोनस शेयर दे देती है। तो उसको 75,000 लगा था, 50,000 रुपया उसको क्या किया था। द ओरिजिनल शेयर वाज एक्वायर्ड बाय हर हस्बैंड, जब उसने यहां पर गिफ्ट ऑफ 500 लिस्टेड इक्विटी शेयर फ्रॉम हर हस्बैंड व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 150 पर शेयर, जब मार्केट वैल्यू 150 रुपया था उस समय उसको उसने गिफ्ट किया था, उस समय गिफ्ट किया था। और जब वो ओरिजिनली 4 महीना पहले खरीदा था, हस्बैंड ने वाइफ को कब गिफ्ट किया था शेयर्स, जब एक शेयर का मार्केट वैल्यू 150 रुपया था। लेकिन अपने जब वो खरीदा था उस टाइम पे टोटल सारे इन शेयर को 500 शेयर्स को उसने खरीद लिया था कितने रुपए में भाई, 50,000 में, यानी 100 रुपया पर शेयर करके खरीदा था और 150 रुपया उस समय उसकी मार्केट वैल्यू चल रही थी जब उसने अपने वाइफ को गिफ्ट किया। इसके बाद टोटल आपका देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो 50 शैल बी टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ हस्बैंड ऑफ मिस जे अंडर सेक्शन 64। तो सेक्शन 64 में 25,000 रुपया उसके हैंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि उसने 4 महीने के, आपको पता है ना कि अगर अपने वाइफ को भी वह ट्रांसफर करेगा तो यहां पर उस शेयर्स को ट्रांसफर करेगा तो उसको ट्रांसफर यहां पर समझा जाएगा।
तो उसने 4 महीने 12 महीने का, ये भी, वो भी आपका लिस्टेड कंपनी का शेयर है, तो 12 महीने के अंदर ही उसने क्या कर दिया, इसको अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। कितना का कैपिटल गेन हुआ, खरीदा था 50 में, ट्रांसफर किया जिस डेट पे, उस डेट पे उसका मार्केट वैल्यू चल रहा था, गिफ्ट किया, लेकिन उसको ट्रांसफर ही समझा जाएगा एज पर सेक्शन 64 और मार्केट वैल्यू के हिसाब से समझा जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका 25,000 रुपया इसके हैंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। कैपिटल गेन एट्रीब्यूटेबल टू बोनस शेयर विल नॉट लायबल फॉर क्लबिंग अंडर सेक्शन 64 सिंस इट इज एन एक्रीशन टू द ओरिजिनल शेयर्स की वजह से हुआ है बोनस शेयर्स। ₹75,000 being the sales consideration from sale of bonus shares whose cost of acquisition is nil is taxable in hands of। देखो, अब जब इसने बेचा 1,50,000 रुपए में, इसकी मार्केट वैल्यू जब वाइफ के पास, मिस जे के पास ये आया था, ओरिजिनल शेयर जब आया था, तो 500 रुपया करके 150 रुपया करके दाम था ओरिजिनल शेयर का 75,000, और उसको मिल गया बोनस, और कितना शेयर, 500 शेयर्स, उसका भी मार्केट वैल्यू उस समय 75,000 रुपीज ही था। लेकिन ये 75,000 रुपीज जो बोनस शेयर उसको मिला है, इसके लिए क्या वाइफ ने 1 रुपया भी खर्च किया है? 1 रुपया भी खर्च किया है? उसको तो बोनस के तौर पे ये शेयर हासिल हुआ है। तो ऐसे समय में ये जो 75,000 है, बोनस शेयर वाला जो प्राइस 75,000, ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, ₹75,000। मैं इस 75,000 की बात कर रहा हूं बोनस शेयर वाले की। बिंग द सेल्स कंसिडरेशंस फ्रॉम द सेल ऑफ द बोनस शेयर्स whose cost of acquisition is nil, उसको एक्वायर करने का खर्चा बिल्कुल लगा ही नहीं है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरा का पूरा नील है। क्या हो जाएगा, इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द मिस जे एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके हैंड में होगा। ओके, क्योंकि इसने भी इसको बेच दिया, सेल आउट कर दिया, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस, तो इसके हैंड में भी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो 4 नंबर में अभी एक क्वेश्चन हम लोग किए, एक क्वेश्चन और हमारे सामने है, यहां पर एक क्वेश्चन और हमारे सामने है। तो देखो, टाइप करना ज्यादा कठिन नहीं है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है यहां पर टेक्निकली, कि जो बच्चा सोचेगा कि हम स्कैनर सिर्फ सॉल्व करके चले जाएंगे और आंसर करके चले आएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरा इन डिटेल, आपको जो भी आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से आपने पढ़ा है, तो किसी भी रेस्पेक्टिव टीचर्स के स्टडी मटेरियल से आपने पढ़ा है, तो सभी को आपको इन डिटेल, पूरा इन डेप्थ आपको उसको गो थ्रू करते हुए जाना होगा, तब जाकर के आप सही आंसर कर पाइएगा। इसके बाद देखिए, आर एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ द वैकेंट लैंड। ये वैकेंट लैंड का ट्रेडर है, ठीक है भाई। इट सोल्ड वैकेंट लैंड फॉर ₹40 lakhs व्हेन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफ द लैंड वाज 55 lakh। जब उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन था, तब उसने उसको 40 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है। इवन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज डील्ट विद द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस एज पर सेक्शन 43 CA, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंप वैल्यू मतलब आपका 55 लाख एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन 40 लाख वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब ये 15 लाख रुपया इसका डिफरेंस आएगा, 55 लाख माइनस 40 लाख, ये 15 लाख का डिफरेंस आएगा। ये 15 लाख का जो डिफरेंस है, ये टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा अंडर सेक्शन 43 CA। बहुत सिंपल सा है। तो ये आपको आंसर करना है, 10 नंबर आप यहां पे सिक्योर कर पाइएगा। अभी तक हम लोग 50 मार्क्स का डिस्कशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये डेप्रिसिएशन का है। ये सब क्वेश्चंस बहुत बहुत आसान है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको ऐसा दिया हुआ है, समझे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, जे इंडस्ट्रीज फर्निशेस यू द फॉलोइंग डिटेल। इसमें 3 एसेट्स आपको दिए गए हैं यहां पर, मशीनरी, कंप्यूटर और फर्नीचर। WDV इसका ओपनिंग रेट पे दिया है 20 लाख, 6 लाख और 2 लाख। फिर आपको बोला है परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज। 180 डेज से ज्यादा अगर कोई एसेट्स इस्तेमाल किया गया तो फुल ईयर का डिप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज होता है। परचेज्ड एंड यूज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1121 से अगर यूज में लाया गया है तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेस देन 180 डेज यूज किया गया है इसको,
जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 3 मंथ ही तो उसको इस्तेमाल किया गया है, तो ये आपका आ जाएगा, ये दिया हुआ है आपका, और सोल्ड किया गया 1/3/2021 को ये सारा एसेट्स। अब 1321 को अगर इसको बेचा गया है तो ये भी 180 डेज से ज्यादा इस्तेमाल किए जा चुके हैं। जो भी एसेट्स यहां पर सोल्ड हुआ है वह 1321 को 11 मंथ के एंड पे 12th मंथ के बिगिनिंग पे इसको सेल आउट किया जा रहा है। अरे 1 मार्च के बाद से 31 मार्च को तो ईयर खत्म हो जाएगा ना, तो 1 मार्च से अगर उसको बेचा जा रहा है तो यानी पहले 11 महीना हमने उसको इस्तेमाल किया है, तो ये आपका 2 लाख 1 लाख और 50,000 रुपए का बेचा जा रहा है। हमें बोला है कि कंप्यूट द अलाउएबल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। देखिए ये डेप्रिसिएशन का सम आपको 6 मार्क्स का दे रखा है, बहुत सही। ये क्वेश्चन पहले 5 का आता था या 6 का आता था, अभी 6 का अभी भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो मेरे बच्चों यहां पर सबसे पहले इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आपका WD भी यहां पर ओपनिंग डेट पे तीनों एसेट्स का ऑलरेडी गिवन है। सॉल्यूशन पे ध्यान से देखिएगा, यही आपको वहां से कॉपी का पेस्ट का पता नहीं ऑप्शन है कि नहीं है, बट आपको वहां पर टाइपिंग कर लेना है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन शायद होगा भी नहीं वहां पर। 20 लाख 6 लाख एंड 2 लाख परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज। तो जो WDV वाला जो ओपनिंग डेट पे है ये भी आपका पूरे फुल ईयर तक का डिप्रिसिएशन इसके ऊपर भी चार्ज होगा, सेम इसके ऊपर भी फुल ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा क्योंकि इसको 180 डेज से ज्यादा यूज में लाया गया है। तो ये टोटल आपका हो गया। और परचेज्ड एंड यूज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021 ये जो है ये लेस देन 180 डेज इस्तेमाल किया गया है। तो टोटल अब एसेट्स हमारा आ गया है इतने रुपए का, 25 लाख 9 लाख और 2,60,000 रुपीज। बहुत सिंपल है, जो भी आपके क्वेश्चंस का गिवन डेटा अब तक था उसको यहां पर पुट किया गया है, आपको इसको टाइप कर लेना है। फिर उसके बाद से इसको बेचा गया है 1/3/2021 को। जो एसेट्स को सोल्ड आउट किया गया, जो एसेट्स को सोल्ड आउट किया गया वह एसेट्स मोर देन 180 डेज इस्तेमाल किया जा चुका है। तो ये आपका क्लोजिंग WD भी यहां पर आ रहा है। अब देखो यहां पर डेप्रिसिएशन अब निकालने की बारी यहां पर शुरुआत होती है डेप्रिसिएशन का। हम लोग पहले उस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे जिसको मोर देन 180 डेज से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। सर ये 22 लाख कैसे आएगा बता दीजिए। देखो ध्यान से, 20 लाख का एसेट्स हमारे पास ओपनिंग डेट पे था, 4 लाख रुपए का हमने एसेट्स खरीदा, 24 लाख हो गया, और उसमें से 2 लाख का एसेट्स हमने बेच दिया। ये तीनों जो मैंने बताया ये और ये 2 लाख, ये तीनों वह एसेट्स हैं जो मोर देन 180 डेज इस्तेमाल किया गया, इसके ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लिया जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों ऐड 24 लाख, उसमें से 2 लाख माइनस करोगे 23 लाख आ जाएगा। क्लियर है सर? पूरा ये सॉरी इसमें से 2 लाख माइनस करोगे तो ये 22 लाख आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आपका ये जो है 6 + 1 7 लाख, और उसमें से 1 लाख माइनस कर दो आप लोग तो ये हो जाएगा 6 + 1 7 -1, ये वाला माइनस कर दोगे तो फिर से 6 लाख आ जाएगा। ये भी क्लियर है सर? 2 लाख + 40,000, 2,40,000, और उसमें से 50,000 का जो एसेट्स बेचा गया उसको माइनस कर दो तो 1,90,000 आ जाएगा। क्लियर है? पूरा क्लियर है सर? पूरा क्लियर है। एक चीज मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ये लाइन कैसे आया है, तो इसको अगर मान लो आप A मानते हो, इसको B मानते हो, और इसको मान लो आप लोग C, ये D है, ये आपका D है, तो आप बोल दो A + B - D हुआ है। ये लाने के लिए कैसे आया है? A + B - D हम लोगों ने किया है, तब जाकर के ये सारा अमाउंट आया। ये आपके सुविधा के लिए मैंने लिख दिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां पर ये जो कंप्यूटर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, ये गलत दिया हुआ है बच्चों, ये 40% होता है, 40%। आइए मैं आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इसको दिखा दूं। देखिए कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन आपका 40% है, दिखाई दिया आप लोगों को। 40% डेप्रिसिएशन रेट है, लेकिन वहां पे 60% लिया जो कि गलत है, गलत है। तो आप इसको 40% करके सॉल्व कीजिएगा, है ना भाई? तो 22 लाख का 15%, ये 3,30,000 ये करेक्ट है। 6 लाख का 40% आप करोगे तो ये 2,40,000 रुपीज यहां पर आएगा, जो आपको करेक्ट वाला डेटा अपने हिसाब से उसको टाइपिंग करके वहां पे डालना है। 1,90,000 का 10%, ये 19,000 ये करेक्ट है। अब इसके बाद हम लोगों का उस एसेट्स की बात करेंगे जो यहां पर लेस देन 180 डेज इस्तेमाल किया गया है। वो लेस देन 180 डेज वाला एसेट्स कौन सा है? ये वाला, ये C नंबर वाला एसेट्स है। C नंबर, ये वाला जो अमाउंट है ये C नंबर वाला अमाउंट है। देख लो 1 लाख 2 लाख 20,000। इसके ऊपर
हम लोग लेस देन 180 डेज इस्तेमाल किया गया तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? हाफ रेट से, यानी 15% है तो उसका आधा रेट लेंगे, यहाँ 40% है तो यहाँ पर हम लोग 20% लेंगे, यहाँ 10% है तो यहाँ 5% लेंगे। ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज, 40,000 रुपया। और फिर उसके बाद से हम लोगों का ए प्लस बी, ये कैसे हम लोगों ने निकाला? ये टोटल डेप्रिसिएशन, आपने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर 3,30,000 निकाला है, इसको और इसको ऐड करने से ये आएगा। फिर उसके बाद से 2,40,000 प्लस आपका यहाँ पर 40,000 ये कर दो, आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2,40,000 और 2,80,000 आ जाएगा, 2,80,000 एंड आपका 19,000 प्लस 1,000 20,000 आ जाएगा। तो ये तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ऑल्टरनेट एक और मेथड दिया गया जो आपको करने का जरूरत नहीं है, वो आपको करने का जरूरत नहीं है, आप यहां पे चले जाओ भाई। बी नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इसके अंदर ए बी करके आपको दिया, पेपर लेंदी है, बट अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आप आसानी से, पहले जैसा ही पेपर है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लेंदी है। हाँ, बस ये है कि सर हम लोग इतना टाइपिंग कैसे करेंगे? अरे भाई, टाइपिंग में ही तो आप लोग एक्सपर्ट हो, दिन रात मोबाइल पे मैसेज टाइप करते रहते हो, तो आप टाइप कर सकते हो आसानी से, कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे तो कंप्यूटर में ज्यादा और एक्सपर्टीज टाइप करते हैं। कुछ बच्चे जो अभी क्लासेस में है, मैंने उन लोगों को देखा था लैपटॉप लेकर क्लासरूम में कभी कभी आते थे, बहुत हाई स्पीड है उनका। तो आप कर सकते हो, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं कि आप टाइपिंग नहीं कर सकते हो, बशर्ते कि आपको मैटर याद हो, कंटेंट याद हो, क्या लिखना है आपको। ठीक है भाई, आइए इसके बाद से, हु मस्ट साइन द रिटर्न ऑफ इनकम इन द फॉलोइंग केस। यहां पर इस केसेस में कौन रिटर्न ऑफ इनकम को साइन करता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्हेन कर्ता इज बेड रिडन। बेड रिडन मतलब आपका होता है बिस्तर पे पड़ गया है, इनकैपेसिएट हो गया है, मतलब और कोई काम नहीं कर सकता है, कर्ता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तब ऐसे समय में रिटर्न ऑफ इनकम पे साइन कौन करेगा? यहाँ पे अंडर सेक्शन 140 वेयर द कर्ता इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया और इज मेंटली इनकैपेसिएटेड फ्रॉम अटेंडिंग हिज अफेयर्स, एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ सच फैमिली। एनी अदर एडल्ट मेंबर, जो भी उसके बाद एडल्ट मेंबर होगा, सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति उस परिवार में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वही उस रिटर्न ऑफ इनकम को साइन करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में अंडर सेक्शन 140 द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सच पार्टी, उसको सेक्रेटरी भी बोलते हैं या दूसरे किसी डेजिग्नेशन पे अलग अलग पार्टी में बोला जाता है, किसी प्रेसिडेंट भी बोला जा सकता है, वह उसको रिटर्न ऑफ इनकम को साइन करेगा। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस में अंडर सेक्शन 140 रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी साइंड बाय अ डेजिग्नेटेड पार्टनर और वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच डेजिग्नेटेड पार्टनर इज नॉट एबल टू साइन और वेयर देयर इज नो डेजिग्नेटेड पार्टनर। किसी भी कारण से अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन नहीं कर सका या डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, तब यहां पर इट कैन बी साइंड बाय एनी अदर पार्टनर ऑफ द एलएलपी। एलएलपी के कोई भी पार्टनर इसको साइन कर सकता है। ये है आपका। देन अब आपका जो क्वेश्चंस आ रहा है यहां पर देखिए, कैपिटल गेन, आपका ये टोटल इनकम कंप्यूट करने का समय, टोटल इनकम कंप्यूट करने का समय बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है टोटल इनकम का। इस 5 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग चले आइए। मिस्टर ए ऑफ चेन्नई सोल्ड अ वैकेंट लैंड फॉर ₹30 लाख टू मिस्टर आर ऑन 1/5/2020। 1/5/2020 को मिस्टर ए मिस्टर आर को एक वैकेंट लैंड 30 लाख रुपीज में सेल कर रहा है। वैकेंट साइट है, लैंड साइट होगा, उसको सेल कर रहा है। द वैल्यू ऑफ द लैंड फॉर स्टैंप ड्यूटी पर्पस वाज ₹25 लाख। स्टैंप ड्यूटी पर्पस के लिए उसका वैल्यू था, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था उसका 25 लाख रुपया। उसने उसको सेल आउट किया है कितने में? 30 लाख रुपीज में। द वैकेंट साइट वाज एक्वायर्ड इन अप्रैल 2000 फॉर ₹3 लाख। The fair market value of the vacant site on 1/4/2021 1/4/2021 को, मतलब ये आपका प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले का अगर परचेज किया हुआ रहता है तो हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ 1/4/2001 लेते हैं, जो कि 4 लाख रुपया यहां पे दिया हुआ है। द इंटायर सेल कंसिडरेशन
plus a housing loan of rupees 38 lakh from a nationalized bank was availed for acquiring a residential building for rupees 68 lakh in Pune on 1/7/2020. 1/5/2020 को उसने वैकेंट लैंड को बेचा 30 लाख रुपीज में, उसका पूरा 30 लाख रुपीज और एज वेल एज एक 38 लाख रुपीज का उसने नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लिया। तो 30 लाख प्लस 38 लाख टोटल 68 लाख हो गया। 68 लाख रुपीज का पुणे में उसने एक फ्लैट खरीदा जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। द स्टैंप ड्यूटी पेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन वाज रुपीज 2,90,000। स्टैंप ड्यूटी पेमेंट कितना किया उस एक्विजिशन के लिए? 2,90,000 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट किया, 2,90,000। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट, और उस प्रॉपर्टी को उसने लेट आउट कर दिया फॉर अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम 1/7/2017। फ्रॉम 1/7, ये तो खरीदा ही था 1/7/2020 को, तो उसने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट भी वह तभी से कर पाएगा। अच्छा, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट, ये पहले से ही लेट आउट था, ये प्रॉपर्टी पहले से ही लेट आउट था फॉर अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ फ्रॉम 1/7/2017 से। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ड्यूरिंग द ईयर टिल इट्स क्लोजर अमाउंटेड टू रुपीज 2,80,000। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ड्यूरिंग द ईयर टिल इट्स क्लोजर तक, ड्यूरिंग द ईयर पूरा 2,80,000 रुपए का है। मिस्टर ए सोल्ड अनदर वैकेंट साइट फॉर रुपीज 28 लाख ऑन 21/1/2021। एक अनदर लैंड साइट उसने 21 जनवरी 2021 को उसने सेल आउट कर दिया। अभी भी प्रीवियस ईयर 2021 में ही उसने सेल किया है। द वैकेंट साइट वाज एक्वायर्ड इन अक्टूबर 2015 फॉर रुपीज 20 लाख। अक्टूबर 2015 में उसने 20 लाख रुपए में इस साइट को परचेज किया था। He utilized the entire sale proceed realized in January 2018 for repaying the housing loan। और उसने जनवरी 21 में जो भी उसको ये अमाउंट मिला 28 लाख, उसको लोन को रीपे करने में इन्वेस्ट कर दिया। His other incomes, दूसरे उसके सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूटेड इन दिया हुआ है 3,90,000 रुपीज का। बैंक इंटरेस्ट फॉर रुपीज 60,000 फॉर टर्म डिपॉजिट एंड 15,000 फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से उसको मिल रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसका। अब हमें बोला है कि उसका टोटल इनकम निकालना है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। बच्चों बाकी तो आपको यहां पर इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उसका हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम निकालते हैं। यहां पर उसने हाउस को रेंट पे भी लगा हुआ है उसका, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो रहा है, यहां पर कैपिटल गेन भी होगा यहां पर, और बाद बाकी तो आपका बिजनेस का दिया ही हुआ है। भाई सम्स के अंदर हमें गड़बड़ी समझ में आ रहा है। ये आपका 1/7/2017 के जगह पे ना ये 2020 होगा, मैं पढ़ते वक्त भी बोला था, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1/7/2020 होगा। तो 1/7/2020 से 31 मार्च 2021 तक टोटल 9 मंथ होता है। 9 मंथ ये प्रॉपर्टी रेंट पे 10,000 इंटू 9 करके 90,000 रुपीज का। ये कब से कब तक का 9 मंथ है भाई? 1/7/2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। क्लियर? लेस डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, इसमें 90,000 का 30% कर दो आप लोग, समझ लो इसको। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2,80,000 आपके सम में दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये रहा लाइन आपका, ये आ जाएगा दोनों ऐड करके 3,07,000, ठीक है ना। और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट लिमिटेड टू, यहां पे आपका 3,07,000 है। 3,07,000 में से आपका ये निगेटिव आ गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां पे देखो माइनस कर लो, ये माइनस कर लो इसको। 3,07,000 माइनस कर दीजिए आप लोग, 3,07,000 माइनस 90,000 तो आ जाएगा 2,17,000 ये। लेकिन ये लिमिटेड 2 लाख रुपया तक का ही लॉस हो सकता है, 2 लाख रुपया तक का ही, ये लिमिटेड है, लिमिट किया हुआ है इसमें एज पर रूल्स। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का इनकम फ्रॉम बिजनेस उसका 2 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी से उसका लॉस है, 2 लाख रुपए तक का लॉस इसमें लिया जाएगा। तो
ये आ गया हाउस प्रॉपर्टी का। अब आते हैं बिजनेस हेड में हम लोग। 3,90,000 कंप्यूटेड आपको दिया गया है। कैपिटल गेन हेड में आ जाइए, तो इसका सेल हुआ है वैकेंट साइट 1 पे, उसने किया है पहले 30 लाख का। इंडेक्सेशन उसका ले लीजिए, इंडेक्सेशन कब का लिया जाएगा, 1/4/2001 का लिया जाएगा, 4 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 2001 टू 100, तो ये आ जाएगा 10,88,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका साइट 1 पे हो गया। सेल ऑफ वैकेंट साइट 2 किया है, दूसरा साइट पे लैंड सेल किया है 28 लाख का। इसका भी देखिए हम लोग ले रहे हैं 20 लाख। उसको एक्वायर कब किया था, जो सेकेंड साइट है उसको उसने 2015 में एक्वायर किया था। देखो आपका यहां पर दिया है कि वह अक्टूबर 2015 में, अक्टूबर 2015 यानी 15-16 का आपको इंडेक्सेशन लेना है। 15-16 का इंडेक्सेशन आपने लिया तो ये आ जाएगा 15-16 का इंडेक्सेशन आपको दिया है 254। ऑलरेडी इंडेक्स तो आपको याद करके जाना नहीं होगा, आपके एग्जाम्स के समय दिया ही रहेगा। तो ये आपको 254 दे रखा है यहाँ पर। 272/254, इसको माइनस करोगे तो दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लाने के लिए ए और बी ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा। टैक्सेबल कैपिटल गेन आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 25,70,268 रुपीज। टैक्सेबल कैपिटल गेन यहां पर इसका हो जाएगा नील। नील क्यों होगा भाई, देखो भाई नील क्यों होगा, एज द नील क्यों होगा, ये टैक्सेबल कैपिटल गेन इसका नील क्यों हो गया, ये इतना हमारा टोटल कैपिटल गेन होने के बाद भी ये नील क्यों हो गया। यहां पे देखिए, एज पर द न्यू रेसिडेंशियल हाउस वाज एक्वायर्ड फॉर ₹58 लाख। उसने पुणे में जो फ्लैट खरीदा था, वो न्यू रेसिडेंशियल हाउस खरीदा था, वो कितने रुपए में, 68 लाख में खरीदा था। यहां पे 58 लाख बता रहा है। $68 लाख होगा, ये 58 लाख नहीं होगा। एंड द इंटायर सेल कंसिडरेशन इज ऑल्सो ₹58 लाख। हेंस इंटायर कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 54F। यहां पे टोटल देखो भाई, ये 58 नहीं 68 होगा, इसको करेक्शन कर लेना, यहां पर भी गलती दिया हुआ है। उसने जो टोटल सेल किया है जितने का उतना का टोटल परचेजिंग करके रखा है, तो सेक्शन 54F में आपका क्या हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। सेक्शन 54F में अदर सोर्स में इसका ये 2 इनकम है, 75,000 का ग्रॉस टोटल इनकम उसका निकल गया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में स्टैंप ड्यूटी जो पेमेंट किया 1,50,000 रुपया तक का डिडक्शन होगा ये, और 80 TTA में सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर 10,000 रुपया, ये फिक्स है। ये टोटल 1,60,000, ग्रॉस टोटल इनकम 1,05,000 रुपीज का। फिर इसके बाद तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपके थ्योरेटिकल टाइप का। स्टेट विथ ब्रीफ रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इनकम आइदर इन होल और इन पार्ट, आपको ये बताना है। 3 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन है, एक नंबर का इसमें। परचेज ऑफ स्टैंडिंग शुगर केन क्रॉप बाय मिस्टर ए फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का स्टैंडिंग शुगर केन क्रॉप ही खरीद लिया 2 लाख रुपए का। एंड आफ्टर कटिंग द केन्स सेलिंग देम फॉर ₹2,50,000 टू टर्म एन इनकम एज एग्रीकल्चर इनकम, बोथ बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। एग्रीकल्चर इनकम तभी होगा, बेसिक ऑपरेशंस आपको एग्रीकल्चर इनकम का जो एग्रीकल्चर का डेफिनेशंस में आपको बताया गया यहां पर कि बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस दोनों एसएससी के द्वारा किया जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्रॉप परचेज विल नॉट लीड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, आप स्टैंडिंग क्रॉप खरीद रहे हो, आपने बेसिक ऑपरेशन ही कहां किया। एंड hence the profit earned cannot be termed as agriculture income, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा क्योंकि बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन हुआ ही नहीं, स्टैंडिंग क्रॉप परचेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट फॉर ₹1 लाख। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट फॉर ₹1 लाख अर्नड बाय मिस्टर जे हु मेंटेन्स अ नर्सरी बाय द नेम सौंदर्य नर्सरी। Income from sale of plant for ₹1 lakh earned by Mr. J who maintains a nursery by the name of the Saundarya Nursery. Running a nursery with plant 6 both basic operation and subsequent operation. Further, as per definition, it is deemed to be agriculture income and therefore the entire income would be agriculture income. ये agriculture income पूरा का पूरा इसका होगा। तीसरा, income from sale of rubber of ₹3,20,000 realized by Mr. R who owns the rubber estate, rubber property उसका है and cultivates rubbers. इनकम फ्रॉम रबर कल्टीवेशन, इसमें आपका
पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम और पार्शियली आपका बिजनेस इनकम समझा जाता है। सो इनकम फ्रॉम रबर कल्टीवेशन इज पार्टली agriculture income and partly non-agriculture income. 65% of income is agriculture income and 35% income is non-agriculture income. आपको डिटेल में इसके ऊपर बताया जा चुका है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे चले आइए, अगले क्वेश्चंस पे आप लोग चले आइए भाई। अगले क्वेश्चंस पे यहां पे मिस्टर एस जिनकी एज 65 ईयर्स है, सीनियर सिटीजन है, ध्यान से देखो, इज अ रिटायर्ड पर्सन ड्रॉइंग अ मंथली पेंशन 6000 पर मंथ, मंथली पेंशन इनका 6000 रुपीज पर मंथ करके है। हिज टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर सेल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 2,75,000 का इन्होंने पेंटिंग बेच दिया। ही हैज नो अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर, कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी निकालना है अगर वो आरओआर है, रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है, दोनों सिचुएशन में। सोचो आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोल रहा है, कितना आसान चीज पूछा है एग्जाम्स में, अब इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, देखिए पेंशन इनकम पर मंथ है तो 6000 इंटू 12 आप करोगे 72,000। अदर इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पेंटिंग टैक्सेबल है 2,75,000, टोटल 3,47,000 हो गया। अब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर डायरेक्ट 20% के रेट से आपका यहां पर टैक्स ऑन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर उनका टैक्स लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा जो उनका पेंशन इनकम है वो नील क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, ध्यान दीजिएगा। तो ये नील हो गया आपका। और इसके बाद से एक्सेस ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और ऑन अदर इनकम, यहां पे इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कितना, एक्सेस ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑन अदर इनकम, देखिए 2,28,000 रुपया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनका ज्यादा है। मैं एक बार ध्यान से, एक सीनियर सिटीजन का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए का है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सीनियर सिटीजन का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज का है, जिसमें से 72,000 रुपीज का इन्होंने यहां पर बेनिफिट ले लिया और टैक्स ऑन इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा इनका जो 3 लाख रुपए का इनके पास तो लिमिट अवेलेबल था कि 3 लाख रुपया तक इनकी जो कमाई होगी उसके ऊपर ये टैक्स नहीं देंगे, जिसमें अदर इनकम नहीं बोल रहा हूं, मतलब इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का उन्होंने 72,000 का एग्जम्पशन ऑलरेडी ले लिया। तो अब उनके पास लिमिट कितना बच गया? 2,28,000 रुपए का अभी इनके पास लिमिट बच रहा है। 3 लाख में से 72,000 का इन्होंने लिमिट का फायदा उठा लिया, तो अब इनके पास लिमिट कितने का बच रहा है? 2,28,000 रुपीज का इनके पास लिमिट अभी अवेलेबल है। क्लियर? अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनका कितना है, 2,75,000 रुपीज इनको 2,75,000 रुपीज इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो 2,75,000 से अगर आप माइनस कर दोगे 2,28,000 रुपया, तो कितना बच जाएगा? 2,75,000 माइनस 228 कर दो तो ये 47,000 आपका बचेगा, 47,000। ठीक है भाई, 47,000 का आप 20% कर दो, 47,000 का 20% इंटू 20% तो आ जाएगा आपका 9,400। ये 20% अदर इनकम माइनस एक्सेस ऑफ द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मैं सब समझा रहा हूं। ये अदर इनकम जो उन्होंने किया है, अदर इनकम माइनस एक्सेस ऑफ द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का 20%, तो मतलब ये 47,000 का 20%। मैं कैसे आया है सारा समझा दिया इधर साइड में लिख करके। और इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से HEC ले लिया आपको 4% के रेट से, 9,400 का 4% कर दो 4%, तो ये आ जाएगा 376। आपको अगर कुछ समझाना भी है एग्जाम्स में तो यहां पर आप ब्रैकेट दे करके ये चीज लिख सकते हो। आप मतलब टाइपिंग आपके पास करने का ऑप्शन है कि आप ऐसा नहीं कि ये लोग जैसे लिखा है वैसे ही आपको भी लिख करके आना है। यहां पर आप ब्रैकेट दे के, ये पूरा लाइन आपके पास अवेलेबल होगा टाइप करने के लिए भाई, तो आप ब्रैकेट दे करके ये एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि कैसे हमने लाया है। ठीक है, और आपको कैलकुलेटर का खास जरूरत होगा एग्जाम्स में, क्योंकि ये सब जो कैलकुलेशन आप करोगे इसको आपको वर्किंग नोट वहां दिखाने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पे करो और उनको अगर शो करना चाहते हो तो आप लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 376। यहां पर टोटल टैक्स लायबिलिटी इनका निकल गया 9776। क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत अच्छे से पूरा क्लियर है भाई।
अच्छा, इसके बाद दूसरा नंबर इनका क्वेश्चन है, अगर ये नॉन रेसिडेंट है तब, नॉन रेसिडेंट है तब, तो नॉन रेसिडेंट के लिए देखो भाई क्या हो जाएगा यहां पर, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एस फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट, टैक्स ऑन इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील होगा, और टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डायरेक्ट उनका, इसमें वो अपना लिमिट नहीं ले सकते, नॉन रेसिडेंट पर्संस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का में लिमिट का बेनिफिट नहीं ले सकता है, तो डायरेक्ट 2,75,000 का उनको 20% देना पड़ेगा, और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा 57,200 रुपीज का। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल डू नॉट एंजॉय एनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, कहीं से भी एक क्वेश्चन से यहाँ पे बना के दे सकता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसका बी नंबर क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का पूछा है, बहुत बहुत सुंदर आपका पेपर आएगा, आप जैसा मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो ना, इससे भी ब्यूटीफुल पेपर आपका आएगा एग्जाम्स में, बस बशर्ते कि आपको अपना एग्जाम्स का पेपर देके तो घबराना नहीं, शांति शांति से एक एक क्वेश्चन पढ़ो, डील करते जाओ, टाइप करते जाओ, निकलते जाओ, पेपर आपका कंप्लीट होगा, बशर्ते थोड़ा स्पीड मेंटेन आपको करके चलना है, स्पीड मेंटेन, वो टाइपिंग थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आप लोग बैठ करके, ठीक हो जाएगा सारा चीज। मिस्टर वी रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 प्रीवियस ईयर में उसको क्या क्या गिफ्ट मिला है, गिफ्ट ऑन अकेजन ऑफ मैरिज फ्रॉम फ्रेंड 70,000, गिफ्ट ऑन अकेजन ऑफ, मैंने आपको कितने अच्छे से पढ़ाते वक्त बताया था, शादी के समय जितना भी गिफ्ट मिल जाए टैक्स नहीं लगता, नील नील, ठीक है ना, जो भी लेना शादी के समय ले लो, जिससे जितना लेना है नील। फिर उसके बाद से गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ बर्थडे फ्रॉम फ्रेंड 55,000, पूरा 50,000 क्रॉस, पूरा 55,000 टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट ऑन द मैटरनल अंकल, गिफ्ट फ्रॉम मैटरनल अंकल ऑन बर्थडे, मामा जी से 35,000 का गिफ्ट मिला, 50,000 से कम है तो ये आपका नील हो जाएगा। गिफ्ट ऑफ मोटर कार बाई ग्रैंडफादर यंगर ब्रदर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, ये आपका गिफ्ट ऑफ मोटर कार बाय ग्रैंडफादर यंगर ब्रदर, ये आपका नील हो जाएगा यहां पर, क्यों नील होगा, ग्रैंडफादर्स यंगर ब्रदर इज नॉट कवर्ड बाय द डेफिनेशंस ऑफ रिलेटिव, हाउएवर मोटर कार इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशंस ऑफ द टर्म प्रॉपर्टी इन एक्सप्लेनेशंस टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7, तो ये आपका यहां पर नील हो जाएगा, ये तो सब बता ही चुका हूं मैं आपको, तो ये आज आपका नील हो जाएगा। और बस इसका यही टैक्स ट्रीटमेंट आपको बताना था, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द गिफ्ट चार्जेबल टू टैक्स एक्सीड्स ₹50,000, द इंटायर अमाउंट इज इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वी, बोल चुका हूं सारा, बस यही आपको यहाँ पर टोटल आ जाएगा 55,000, टैक्सेबल गिफ्ट उसका 55,000 हो जाएगा। एज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट चार्जेबल टू टैक्स एक्सीड्स ₹50,000, टोटल यहाँ पे जो आ रहा है ना, इसका टोटल देखो, ये टोटल जो आ रहा है ना करके 55,000 हो रहा है, 50,000 क्रॉस कर रहा है तो ये पूरा 55,000 टैक्सेबल अमाउंट होगा, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसके पास 2 घर है, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसके पास 2 घर है, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। इसके बाद से यहां पर आपको दोनों ही घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन पर एनम दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, डेट ऑफ कंप्लीशन भी आपको दिया हुआ है यहां पर, म्युनिसिपल टैक्सेस पे ड्यूरिंग द ईयर 12% और 8% दे रखा है, पेड फॉर हाउस टू ओनली, और इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर 55,000 है। आगे देखिए इसमें क्या क्या सवाल आपसे किया है, 3 क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चंस आपका 8 मार्क्स का है। व्हाट वुड बी द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस इफ बोथ द हाउसेस आर डीम्ड टू बी लेट आउट, अगर दोनों घर को, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन अगर दोनों घर को यहां पर डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा तो इसमें कितना टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, ये आपको यहां पर पहले निकालना है, ठीक है भाई। तो यहां पर सबसे पहले सम्स को अपने पहले हम लोग डील करते हैं, सबसे पहले वाले को पहले हम लोग डील करते हैं मेरे बच्चों, एकदम हाउस प्रॉपर्टी आपको पढ़ाते वक्त ये सारा चीज एकदम, मतलब एक बार लेक्चर ओपन करोगे ना, इतनी बार मैं बोला हूं, इतनी बार बोला हूं कि आपको याद हो गया होगा पूरी तरह से। तो यहां पे आपको यहां पे क्या दिया गया, देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अज्यूमिंग बोथ आर डीम्ड टू बी लेट आउट,
डीएलओ है, दोनों घर डीएलओ मान लिया गया, डीएलओ। यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों का यहां पर दे रखा है 1 लाख। यहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग पहले इसका निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग पहले इसका निकालते हैं। देख ठीक है भाई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे। आपको बताया गया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। हम लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू, ये दोनों में से हायर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज लोअर, इसमें से लोअर लेते हैं और फिर जो इसका वैल्यू आता है इसके साथ कंपेयर करते हैं और जो उसमें से हायर, उसमें से वैल्यू होता है लोअर, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, सॉरी हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इस दोनों में से हम लोग हायर को लेते हैं, इस दोनों में से हायर को लेते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। मतलब पहले वाले घर में 1,30,000 और 1,10,000 रुपए में आपको लेना है हायर 1,30,000 और फिर दैट विल बी कंपेयर्ड विद दिस 1 लाख रुपीज और उसमें से जो लोअर होगा उसको कंसीडर करेंगे तो हमारा यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। सिमिलर इन हाउस 2 भी करेंगे, इस दोनों में से हायर हम लेंगे, इस दोनों में से हायर है 1,70,000 को कंपेयर करेंगे हम लोग 1,65,000 से, तो 1,65,000 इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पहला घर का पेड नहीं हुआ है, दूसरे घर का पेमेंट हुआ है, वो भी आपका 8% पेमेंट हुआ है, तो 8% ले लो इसका, 1,65,000 का 8%, 1,65,000 इंटू 8% कर दो। अच्छा यहां पर पेड फॉर हाउस 2 ओनली, और ये अच्छा ये जो हम लोग लेंगे 8% वह किसका लेंगे हम लोग, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का, 1,15,000 का 8% लोगे, 1,15,000 इंटू 8%, 9,200, ये 9,200 आपका कैसे आ रहा है, 1,15,000 का आपको लेना है यहां पर 8%। क्लियर भाई, नेट एनुअल वैल्यू निकल गया, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 जो 30% करके हम लोग लेते हैं, तो इसका 1 लाख का 30% 30,000 हो जाएगा, 1,55,800 का 30% निकालोगे, ये आ जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिम टू बी लेट आउट दोनों का यहां पर निकल गया। यहां पे रूल्स आपको पता है, ये तो बता ही दिया, सब इसमें लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर वर्किंग करने का ऑप्शंस भी दे रहा है, अगर आप वर्किंग नोट करके अपना टाइप करके दिखाना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन आपके सामने पेश किया गया है। ठीक है, मतलब पूरा ऑथर बना दे रहा आप लोगों को। उसके बाद देखिए दूसरा वाला सिचुएशन क्या, व्हाट वुड बी द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस इफ बोथ द हाउसेस आर अज्यूम्ड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। दोनों घर को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा तब क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है तो उस समय नेट एनुअल वैल्यू आपका नील हो जाता है। डिडक्शंस हम लोग करेंगे तो इसका डिडक्शंस नील है और इसका डिडक्शंस 30,000 रुपीज होगा, इसका डिडक्शंस 30,000 रुपीज क्यों होगा, इसका कारण है आप लोगों का ये वाला घर के ऊपर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होने की वजह से 30,000 रुपया तक का हम लोगों का यहां पर डिडक्शंस रहता है। यहां पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्योंकि अंडर सेक्शन 24 में 30% तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू ही यहां पर नील है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर 30,000 रुपीज का होता है, जो कि हाउस नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इसलिए 30,000 हो रहा है। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी निगेटिव आ गया, यहाँ पर लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर रिपेयर्स 55,000 लिमिटेड टू रुपीज 30,000 रुपया लिमिटेड होता है, पता है ये आप लोगों को। तीसरा नंबर सम्स यहाँ पर आपको क्या दिया है, तीसरा नंबर suggest which house should be opted by S to be assessed as self-occupied so that her income from house property for assessment year income from house property assessment year 21-22 is minimum। मतलब किस घर को वह सेल्फ ऑक्यूपाइड घर दिखाएगा ताकि उसको कम से कम टैक्स देना पड़ेगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखो हम ऑप्शंस लेंगे, वर्किंग नोट पहले यहां पर आपको मैं समझाऊंगा, वर्किंग नोट पे पहले आप लोग चले आइए। यहां पे दोनों के लिए हम लोग यहां पर करेंगे, देखो भाई हाउस 1 और हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहां पे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 1 को लेगा तो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन 1 में नील और 30,000, और डिम टू बी लेट आउट अगर लेगा, दोनों को डिम टू बी लेट आउट भी ले लिया है, तो हम लोग डिम टू बी लेट आउट के लिए निकाले थे ऊपर में अभी थोड़ी देर पहले 70,000 और 5460, तो यहां पर लिख दो हाउस 2 के लिए 5460, और यहां पर अगर एक बार जैसे हाउस 1 को लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 1 को लिया अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड तो इसको लेगा हाउस 2 को तब ले लेगा आपको डीएलओ, हाउस 2 को ले लेगा तब डिम टू बी लेट आउट यहां पर। उसके बाद से
यहां पर अगर इसको हाउस 2 को अगर ले लेगा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहां पर डिम टू बी लेट आउट ले लेगा तो हाउस 1 को लेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। इस तरीके से करके आपका एक बार दोबारा से देखो, इसको यहां पे बोला भी है, ये तो खैर आपका वहां पर फाइनल कैलकुलेशन करके बताया, यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और डिम टू बी लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर हाउस 1 है तब उसका आपका इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील आ रहा है, और हाउस 2 का आपका 30,000 आ रहा है, दोनों का सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। डिम टू बी लेट आउट में हाउस 1 के लिए आ रहा है कितना, 70,000। हाउस 1 का कितना आ रहा है डिम टू बी लेट आउट में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000, और हाउस 2 का आपका आ रहा है यहां पर, हाउस 2 का आ रहा है आपका 5460, हाउस 2 का आ रहा है आपका 5460। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहां पे टोटल निकाल दिया गया, और ये एडजस्ट होकर इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब यहां पे देखो डिम टू बी लेट आउट, हाउस 1 डिम टू बी लेट आउट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। डिम टू बी लेट आउट है आपका 70,000 रुपीज, डिम टू बी लेट आउट है आपका 70,000 रुपीज हाउस 1 का। तब हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा, तब उसका इनकम हमारा आएगा 30,000 रुपीज निगेटिव। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसका मिनिमम होगा। यहां पर बोला है एस शुड ऑप्ट हाउस 1 एज डिम टू बी लेट आउट और हाउस 2 एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एज एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन would able to report minimum taxable income from house property, ताकि उसका मिनिमम टैक्सेबल, अगर इसको डिम टू बी लेट आउट लेगा तो इसका यहां पर जो भी लेट आउट से 70,000 का इनकम हो रहा है, और इसको अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड लेगा तो इसका नेगेटिव इनकम आ जाएगा, इसलिए उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कम से कम आएगा, कम से कम मतलब आपका 40,000 रुपीज आ जाएगा, ताकि टैक्सेबल इनकम अगर 40,000 होगा तो टैक्स भी उसको कम देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, ये ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका ये एडवांस टैक्स के बारे में बोला है, मैं एडवांस टैक्स वाला ये टेबल आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। एडवांस टैक्स जो आपको यहां पर दिखाया गया, ऑन और बिफोर 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर नॉट लेस देन 15% ऑफ सच इनकम टैक्स, ये ऑलरेडी मैं आपको आज ही दिखाया हूं, ठीक है ना। ड्यू डेट ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इसको ऑलरेडी मैं आपको आज के क्लास में आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पे जाकर के पेज नंबर भी मैं दिखा चुका हूं। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 आउट ऑफ 5, ये 4 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। शॉर्ट नोट्स तो भाई आपको यहां पर इसको पूरा मेमोराइज करना होगा, लर्न करना होगा, इसको आप लोग करोगे। शॉर्ट नोट्स में मैं आपको ज्यादा यहां पर डील नहीं करने वाला हूं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो किसी भी टॉपिक के ऊपर आपका आ सकता है। आगे आपका मोस्ट अवेटेड जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर डी आपका मोस्ट अवेटेड सेक्शन है, इसको अभी अपने डील करना शुरू करेंगे। यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शंस, कंपलसरी डाल दिया है, इच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय स्पेस, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, और आपका कितने मार्क्स का ये दिया हुआ है यहाँ पर 10 मार्क्स का। बहुत अच्छा ये टॉपिक आपको है ये। मिस्टर के इज एन इंजीनियर, देखिए क्वेश्चन को, मिस्टर के इज एन इंजीनियर एज्ड 37 ईयर्स who recently joined the company R Manufacturing Company Limited। ये बड़ा सा कहानी है, बहुत अच्छे से इसको समझना होगा। पूरा रीडिंग जो आप कर रहे हो, मैं करा रहा हूं आपको रीडिंग पे काफी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऑफ मुंबई एज अ जनरल मैनेजर आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ ओवर अ डिकेड इन द इंडस्ट्री, ठीक है, डिकेड मतलब 10 साल होता है, करीब करीब इतना एक्सपीरियंस के साथ वो इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहा है। द कंपनी होल्ड अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट ऑफ मिस्टर के ऑफरिंग अ हायर पे पैकेज, healthy policy, reimbursement scheme, gym allowance, retirement benefit like contribution towards national pension scheme, provident fund and other benefits. The company is known for its performance reward, congenial work environment and ample opportunity for individual growth. He initially lived in Thane area to save on rent, and it was convenient for him to travel to his previous work. पहले वो थाने में रहता था, मुंबई थाने में, जहां से उसका ऑफिस भी नजदीक पड़ता था और एज वेल एज उसके लिए सस्ता भी रेंट रहता था। फिर आफ्टर ही ज्वाइंड द न्यू कंपनी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम थाने टू नवी मुंबई। Therefore he shifted to a new space in Navi Mumbai on 1st October 2020। ये सब डेट आपको नया घर में कब गया, 1 अक्टूबर 2020 को गया है। Although the rent is higher here but by about 5,000 per month।
येट इट इज कन्वीनियंट एंड सेव्स हिम टाइम, कन्वीनियंट भी है, टाइम भी बचाता है, लेकिन 5,000 रुपया महंगा है पहले से। ही गिफ्टेड हिमसेल्फ खुद को क्या किया, न्यू होंडा सिटी कार फॉर हिज सक्सेस एंड हार्डवर्क, खुद को गिफ्ट किया। गिवन हिज रोल एज द जनरल मैनेजर दैट रिक्वायर्ड न्यूमरियस बिजनेस मीट इन एंड अराउंड द सिटी, द एम्प्लॉयर एग्रीड टू रिम्बर्स द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ द कार। क्या बोला यहाँ पर, ड्यू टू द रोल ऑफ द जनरल मैनेजर दैट रिक्वायर्स न्यूमरियस बिजनेस मीट इन एंड अराउंड द सिटी, शहर में बहुत जगह पे उसको बिजनेस मीट के लिए वो कार लेकर के जाना पड़ता है, उसका खुद का अपना कार है। देखो क्या है, कहानी लिखा है लेकिन कहानी को समझना है। कार उसका एम्प्लॉय का कार है, लेकिन इसका जो रिम्बर्समेंट है मेंटेनेंस एक्सपेंस का, कार अलोंग विद द मोबाइल फोन एक्सपेंसेस, दोनों इसका एम्प्लॉयर देता है। कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय but maintenance cost is paid by the reimbursed by या paid by the employer as well as mobile phone expenses. Within a year of joining the company, he was able to exhibit results which were highly appreciated by the management. फिर आगे देखिए क्या बोला है, at the end of the year he furnishes the following information for the year ended 31st March 2021. Basic salary per month उसका 31st March 2021 के एंड पे हमें क्या डिटेल यहाँ पे दे रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर ही फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021. बेसिक सैलरी उसका 50,000 पर मंथ है, डीएनएस अलाउंस 80% ऑफ बेसिक सैलरी है, एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। हाउस रेंट अलाउंस उसका पर मंथ 10,000 रुपीज पर मंथ है, रेंट पेड बाई हिम रुपीज 15,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ एंड बाद में उसका पहले 6 महीना अक्टूबर में शिफ्ट किया था, तो अप्रैल टू सितंबर वह पहले रहता था थाने में, और उसके बाद नवी मुंबई में जब गया तो उसका 15,000 रुपया से रेंट बढ़ के 20,000 रुपया पर मंथ हो गया था, 5,000 रुपया से रेंट उसका बढ़ गया था फॉर 6 मंथ एट मुंबई। दोनों मुंबई में दिया लेकिन अलग अलग लोकेशन था। सीसीए उसका है 2,500 पर मंथ, मेडिकल रिम्बर्समेंट एनुअली है 13,000, जिम खाना क्लब एनुअल मेंबरशिप ही रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर 20,000 रुपया। फिर मोबाइल फोन बिल रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर बोथ फॉर ऑफिस और पर्सनल यूज 37,500 रुपीज। मोटर कार जिसका क्यूबिक कैपेसिटी 2.2 लीटर है, 2.2 liter cubic capacity owned by the employee but the maintenance expenses fully met by the employer. मोटर कार वाज यूज्ड फॉर पर्सनल और ऑफिस यूज दोनों के लिए यूज करता है। मोटर कार का ये टोटल जो एक्सपेंसेस है 85,800 रुपीज का है। कैश गिफ्ट पेड बाय द एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ परफॉर्मेंस, एक 2021 को 30,000 रुपीज का उसको कैश गिफ्ट भी मिला है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही कैश गिफ्ट भी उसको मिल रहा है। Employees contribution to recognized provident fund 1,20,000 रुपीज है। Employer contribution to recognized provident fund 90,000 रुपीज है। मेडिकल रिम्बर्समेंट पेड बाय द चेक इसका 18,000 रुपए का है। अब इतना सारा डिटेल आपको देने के बाद, इतना सारा डिटेल शेयर करने के बाद आपसे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ एचआरए। एचआरए का टैक्सेबल पोर्शन निकाला है। कहानी मैं क्या बोला, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और बोला ये निकालो। देखो हाउस रेंट अलाउंस उसका कितना, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना करता हुआ, ये करता है 10,000 रुपया पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 यहां पे आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 12 1,20,000 रुपीज का। उसके बाद से उसका जो यहां पर हम लोगों का एग्जम्पशन करना है 50% ऑफ द सैलरी। 50% ऑफ द सैलरी क्यों है, बिकॉज वो रिसाइड्स इन द मेट्रो सिटी मुंबई, तो बेसिक प्लस डीए का ले लेंगे यहां पर हम लोग। बेसिक प्लस डीए का आपका लेना है। बेसिक उसका कितना है, बेसिक सैलरी देखो यहां पे दिया हुआ है उसका 50,000 रुपया पर मंथ है, और डीए है उसका 80%, मतलब 40,000, 90,000, 90,000 का 50% ले लो आप लोग यहां पे 45,000। बेसिक प्लस डीए देख लो भाई, बेसिक प्लस डीए वाला एक बार और बता देता हूं आपको। इसका 50,000 रुपया पर मंथ है, 50,000 रुपया पर मंथ है, तो यहां पर ले लेंगे कितना हम लोग, साल का 6 लाख रुपया हो जाएगा 50,000 इंटू 12, और 80% ऑफ द बेसिक मतलब 40,000 का 12, 4,80,000 रुपया। ये हो गया आपका 10,80,000। 10,80,000 का हाफ कर दो, इसका 50% कर दो इंटू 50%, तो 5,40,000 हो जाएगा। 10,80,000 का आप 50% कर दो, ये हो जाएगा आपका 5,40,000। एक्चुअल एचआरए उसको कितना मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस उसको मिलता है
10,000 रुपया पर मंथ, यानी 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपया। ये तो यहां पे दिखा चुका हूं। रेंट पेड वह कितना करता है, रेंट पेड उसका मैं निकाल लेता हूं, रेंट पेड कितना करता है वह। तो यहां पर हम लोग कैसे यहां पे कंप्यूट करते हैं, इसको ध्यान से देखोगे आप लोग, ठीक है। कैसे करेगा इसको ध्यान से आप लोग देखोगे। यहां पर हम लोग को इस तीनों में से लिया जाता है ना भाई, 50% ऑफ द सैलरी, एक्चुअल रेंट पेड और एक्सेस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इस तीनों में से जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वही एग्जम्पशन होता है एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। तो यहां पर हम लोग का रेंट पेड हम लोगों ने निकाला 2,10,000 रुपया। कैसे रेंट पेड होगा, 15,000 इंटू 6, 15,000 इंटू 6 प्लस 20,000 इंटू 6 कर लो, तो आ जाएगा 96 और सॉरी 90,000 प्लस आपका 1,20,000, ये 2,10,000 रुपया। और 10% ऑफ सैलरी यहां पर बेसिक प्लस डीए, 10,80,000 का 10% कर दो, 10,80,000 का 10%। अब यहाँ पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ये रूल होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख दो आप लोग 1,02,000। अब इसमें और इसमें जो स्मॉलर अमाउंट है वो एग्जम्पशन हो जाएगा। तो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस इसका 18,000 रुपीज का आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछ लिया था भाई, यहाँ पे ये पूछा जाता नंबर का नहीं है भाई, 2 नंबर का पूछ रखा है आपसे। इसके बाद अगला सम्स में आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द मोटर कार परक्यूजिट्स। मोटर कार क्यूबिक कैपेसिटी इसका कितना 2.2 लीटर है, और ओन्ड बाय द एम्प्लॉय बट द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फुली मेड बाय द एम्प्लॉयर। इतना रुपया इसका टोटल है। टैक्स फ्री कितना होता है, टैक्स फ्री जब कार 1.6 सीसी से ज्यादा का होता है तो 2,400 रुपीज पर मंथ। और ये मान लिया गया है कि इसमें ड्राइवर उसको नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो 2,400 इंटू 12 कर दो आप लोग, इतना आपका क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री एग्जम्पशन हो जाएगा। तो ये टैक्सेबल मोटर कार परक्यूजिट्स उसका निकल जाएगा, टैक्सेबल मोटर कार परक्यूजिट्स, ये आपको पता चल गया। अब ये सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा, मेडिकल रिंबर्समेंट जो उसको हो रहा है, मेडिकल रिंबर्समेंट ऑफ ₹13,000 बिंग बिलो 15,000 इज नॉट टैक्सेबल। देखो मेडिकल रिंबर्समेंट आपको यहां पर दिखाया है क्वेश्चंस में, मेडिकल रिंबर्समेंट उसका हो रहा है 13,000 रुपए का एनुअली, 15,000 रुपए से कम है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। रूल बोलता है कि 15,000 रुपए से कम होने से टैक्सेबल नहीं होगा। जिमखाना क्लब एनुअल मेंबरशिप फी, ये जिमखाना क्लब एनुअल मेंबरशिप फी रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर अप ₹20,000 इज फुल्ली टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन ये फुल्ली टैक्सेबल है। मोबाइल फोन रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर यूज्ड फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस 37,500 फुल्ली टैक्सेबल। कैश गिफ्ट पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल है, वर्क एप्रिसिएशन के लिए दिया गया है। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर ये सब टाइप करना है आपको रे बाबा, सब टाइप करना है जल्दी जल्दी। आप मेडिकल रिम्बर्समेंट ऐसे करके आप इसको टाइप कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹90,000 इज टैक्सेबल ओनली इफ 90,000 इज टैक्सेबल ओनली इफ सच इन एक्सेस ऑफ 12%। अब देखो ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा, बेसिक प्लस डीए निकालो, बेसिक प्लस डीए का 12%, बेसिक प्लस डीए हम लोग निकाले थे 10,80,000 रुपीज, 10,80,000 का आप कर दो 12%। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यहां पे दिया गया, और कितना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक बार आते हैं इस पे नजर दौड़ाते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 90,000 रुपीज है, तो यहां पे आइए, employer contribution to RPF of ₹90,000 is taxable only if such in excess of 12% of the employee's salary basic plus DA, that is 12% of the 10,48,000, 10,48,000 ये बोले बेसिक प्लस DA 10,80,000 है भाई, बेसिक प्लस DA 10,80,000 है। 10,48,000 नहीं है ये, इसका आप 12%,
10,80,000 का 12%, 1,29,600 रुपीज, तो इट इज नॉट टैक्सेबल होगा। इसका 12% करोगे तो आपका 1,29,600 आएगा। यह अमाउंट आपका बेसिक प्लस डीए 10,48,000 नहीं है, मैंने बता ही दिया था। बेसिक सैलरी उसका 50,000 रुपया पर मंथ है, तो 50,000 इंटू 12 कर दो, और डीए उसका 80% ऑफ द बेसिक सैलरी लेना है, ठीक है। बेसिक सैलरी का यानी 6 लाख का, एक मिनट, 80% ऑफ द बेसिक सैलरी है ना यहाँ पे 4,80,000, तो 10,80,000 ही होगा, 10,80,000 ही होगा। यहां पे मैंने इसको करेक्शन कर दिया जो रॉन्ग था, तो ये नॉट टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपका टोटल लिमिट आ रहा है ये 129,600 और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 90,000 है। ये 129,600 को क्रॉस करेगा तब टैक्सेबल होगा, उसके नीचे है तो टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर के फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। बेसिक सैलरी, डीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस सब निकाला हुआ है अपना। मेडिकल रिम्बर्समेंट यहाँ पर नील हो जाएगा, उसका नहीं लिया जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, मेडिकल रिम्बर्समेंट नील है। फिर उसके बाद से जिम खाना टैक्सेबल, टैक्सेबल ये सब लिए गए हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नील है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल होता है, बट यहाँ पे नील लिया गया है क्योंकि वो एम्प्लॉय के बेसिक प्लस डीए के 12% से बिलो है। फिर उसके बाद से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक नील है, तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आपका 12,15,500 आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक पेमेंट किया गया है, तो ये आपका, ये तो आएगा नहीं, नील होगा। नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन यहां पर है भाई, एक और सम्स आपके साथ है ऐसे बड़ी कहानी वाली। मिस्टर आर, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी आप लोग। मिस्टर आर इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल who is engaged in wholesale business of health product in Gujarat. He has ventured into the business since his graduation. Since then, he has expanded his current business and has been successfully running it. Mr. R recently became a partner in XYZ company, a partnership firm that deals in the cosmetic products. This has only allowed him to increase his income and has been regularly received an interest on capital at 15%, on 15% के रेट से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी उसको मिल रहा है। His capital in the partnership firm stood rupees 10 lakh throughout the financial year 2021 में उसका 10 लाख रुपए का कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में था। He has made some judicious investment in the fixed deposit FD में, from where he earn an annual interest. He has taken a life insurance policy on his son who recently completed his MBA and has joined a reputed MNC. मतलब डिपेंडेंट नहीं है, उसका जो सन है डिपेंडेंट सन नहीं है। He has invested in public provident fund but in the name of his wife. He pay all his dues regularly in time, but due to shortage in cash he was unable to pay the second installment of municipal tax within the due date. municipal tax का पेमेंट वो ड्यू डेट पे नहीं किया। फिर he was hoping there would be some relief provided by the government given on uncertain scenario in the country. COVID हाँ। फिर देखो, he recently received an income tax refund which was helped him to ease some financial pressure and immediately used it to pay the municipal tax and made a cash payment of 21,000 to clear the manager's salary. 1,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स का भी पेमेंट किया, म्युनिसिपल टैक्स का भी पेमेंट किया हुआ, और एज वेल एज वह क्या किया है, 21,000 रुपए का अपने मैनेजर का सैलरी दिया। He now provide the following details to you for the year ended 31st March 2021 to aid him in return filings. अपना रिटर्न फाइलिंग के लिए आपसे मदद मांग रहा है, ठीक है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम XYZ एंड कंपनी इतना मिला है, 10 लाख का 15% के रेट से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन FD उसको मिला है नेट ऑफ TDS 1,500 रुपया काट के, 1,500 रुपया TDS कट के यहाँ पे 13,500 मिला है। ग्रॉस उसका अमाउंट है 15,000, ग्रॉस ये ऐड कर लिया जाएगा उसमें। इनकम टैक्स रिसिप्ट रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 1920 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड उसको मिला है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2,300 रुपए का इंटरेस्ट के साथ 34,500 का। नेट प्रॉफिट फ्रॉम होलसेल बिजनेस एज पर PL अकाउंट 5,60,000। अमाउंट डेबिटेड टू PL अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग: डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 34,000, मोटर कार एक्सपेंसेस 40,000, म्युनिसिपल टैक्स फॉर द शॉप 2 हाफ ईयरली पेमेंट्स
two half yearly payments, one made on 12/7/2020 and other made after due date of the filing of the return of income 7,000। ये टोटल है म्युनिसिपल टैक्स फॉर द शॉप और पूरा पेमेंट कर रहा है 7,000 रुपया। सैलरी ऑफ मैनेजर 21,000 दिया था, ऊपर पता चल चुका है हम लोगों को। द WDV ऑफ द एसेट्स इन द अबव होलसेल बिजनेस इज एज अंडर। कंप्यूटर 60% के रेट से डेप्रिसिएशन है यहाँ पर आपको दे रखा है 1,20,000। मोटर कार ऑफ विच 20% यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। मोटर कार ऑफ विच 20% यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, डेप्रिसिएशन 15% के रेट से 3,20,000। LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंडिपेंडेंट सन 60,000 और PPF कंट्रीब्यूशन वाइफ नेम 70,000 का है। अब आपको देखो क्या क्या कंप्यूट करने बोला है यहाँ पर। बोला है कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग WDV ऑफ एसेट्स यूज्ड इन द होलसेल बिजनेस। ओपनिंग WDV 1,20,000 रुपए का है, होलसेल बिजनेस का कंप्यूटर जो यूज करता है। एडिशन और डिस्पोजल नहीं हुआ है, मतलब परचेज सेल इसका ड्यूरिंग द ईयर नहीं हो रखा है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ था 60%, तो 60% ही लेंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1,20,000 का 60% 72,000, क्लोजिंग WDV 48,000। 2 नंबर आपका हो गया। बताओ इतना कहानी लिख करके क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, बताओ। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 पढ़ते ही पहला चीज तो यही सीखते हो आप लोग फॉर्मेट में, और इतना आसान आपसे पूछ रखा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग WDV ऑफ मोटर कार फॉर द असेसमेंट ईयर। ओपनिंग WDV मोटर कार का कितना दिया, 3,20,000 दिया हुआ है। यहां पर देखिए आपका एडिशन डिस्पोजल नहीं है, 15% का रेट से क्लोजिंग WDV 2 लाख आपका निकल गया 2,81,600। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला गया है, 38,400 कैसे निकाला गया ये देखो। बिंग 80% यूज्ड फॉर बिजनेस, तो 3,20,000 का पहले 15% निकाला गया। ये जो निकाला गया है ना, कैसे निकाला गया, 3,20,000 का 15% और फिर जो भी आया है उसका 80%, क्योंकि 80% ये बिजनेस में यूज होता है, 20% पर्सनली यूज होता है। तो ये आ जाएगा 80%, 38,400। क्लोजिंग WDV आपका निकल गया। आपको वर्किंग नोट ऐसे ही टाइप करके दिखाना होगा। नीचे स्पेस दिया है जहां पर वर्किंग नोट, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में आप इतना बड़ा ब्रैकेट स्पेस नहीं होगा, ये बॉक्स बना हुआ मिलेगा आपको, तो आप वहां पर तो नहीं दिखा सकते हो इसको टाइप करके। अगर वहां नहीं दिखा सकते हो तो फिर आपके पास नीचे ऑप्शंस होगा, आप टाइप करके वर्किंग नोट दिखा सकते हो, WN लिख करके। हाउ विल ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स, इन आइटम्स को आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे। पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स सेकेंड हाफ पेमेंट अमाउंटिंग ₹3,500, 7,000 का बाई 2 करना है। मेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न फाइल करने के बाद वो पेमेंट किया था, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाया था, उसके पास कैश का शॉर्टेज हो गया था। जब उसका इनकम टैक्स रिफंड आया तब उसके पास कैश का फ्लो आया, तब जाके म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो फिर इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, ये फाइलिंग ड्यू डेट फाइलिंग रिटर्न करने के बाद अगर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया है तो ये डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होता है। ट्रीटमेंट में बताएगा कि दिस इज द डिसअलाउड एक्सपेंडिचर बिकॉज द म्युनिसिपल टैक्स सेकेंड हाफ ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स इज पेड बाय द SSC आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न। पेमेंट ऑफ द मैनेजर सैलरी, पेमेंट ऑफ मैनेजर सैलरी ऑफ 21,000 इज सिंगल कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹20,000 इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। ये भी डिसअलाउड होगा क्योंकि सिंगल कैश पेमेंट दिया जो कि 20,000 को एक्सीड कर रहा है, तो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। मोटर कार यूज्ड फॉर पर्सनल यूज है, यहां पर आपका मोटर कार यूज्ड फॉर 20% फॉर पर्सनल यूजेस, पर्सनल यूज इज द पर्सनल एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड होगा, पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा। तो 8,000 रुपया यहां पर आपका 40,000 का 20% डिसअलाउएबल होगा। मोटर कार एक्सपेंसेस देखिए कितना दे रखा है आपको, मोटर कार एक्सपेंसेस आपको टोटल दिया हुआ है 40,000 रुपीज का, जिसमें से 20%, क्योंकि 80% ही बिजनेस में वह यूज करता है, तो 40,000 का 80% अगर आप करेंगे तो आएगा यहाँ पर 32,000 वह अलाउड है, लेकिन 8,000 रुपया डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है। तो इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। डी नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। डी नंबर जैसा क्वेश्चन तो पहले आपके एग्जाम्स में आ ही रहा था। कंप्यूट द प्रॉफिट फ्रॉम द होलसेल बिजनेस ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट ऑफ मिस्टर आर फॉर द असेसमेंट ईयर्स। नेट प्रॉफिट एज पर बुक उसका 5,60,000 दिया हुआ था एज पर PL अकाउंट। अब ऐड कर देंगे जो यहां पर हम लोगों का डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है उसको ऐड कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन एज पर PL अकाउंट 34, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर म्युनिसिपल टैक्स का ये अभी देखा आप लोगों ने, मैनेजर सैलरी डिसअलाउड है, कार एक्सपेंसेस ये वाला डिसअलाउड है, ये सारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस को अपने ऐड कर लिया गया। और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स बुक के हिसाब से, बुक में हम कितना भी डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाला तो अपना डेप्रिसिएशन मानता है,
तो इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन भी आपको कितना रुपए का है, देख लो भाई, इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना है। यहां पर आपका आपने निकाला है डेप्रिसिएशन, एक डेप्रिसिएशन आपने निकाला है 72,000 का और दूसरा निकाला है आपने यहां पर 38,400 का। 72,000 सॉरी 72,000 प्लस 38,400 ये 1,10,400, 1,10,400 ये कैसे आया 1,10,400? 72,000 डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एंड 38,400 ऑन मोटर कार, ये दोनों ये आपका एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो आपने निकाला है ये माइनस कर दिया, प्रॉफिट फ्रॉम होलसेल बिजनेस आपको यहां पे निकल गया। इतना आसान पूछता है। तो ये रहा आपका डायरेक्ट टैक्स का मॉक टेस्ट पेपर जो आपको बैठ करके पूरे अच्छे से समझा दिया गया है। थोड़ा समय दीजिएगा आप लोग तो अच्छे से कर सकते हो, लेकिन खास इसके बाद जो अभी मैं आपको सलाह देने जा रहा हूं, ये सलाह आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करके और बहादुरी नहीं दिखाना है कि आपकी बहुत बहादुर बन के बहुत कुछ अच्छा कर लिए आपको। हाँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप पूरा चीज समझ गए कि किस तरह के क्वेश्चंस के सिनेरियो हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठाओ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाने के दौरान या जो भी रेस्पेक्टिव टीचर से आप पढ़े हो, जहां भी पढ़े हो, सभी सर लोग आपको बताए हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करना है। इवन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो मैंने पूरा अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मार्किंग भी करा रखा है कि कहां पे क्या पढ़ना है आपको, एक एक कौन कौन सा चीज आपको इंपॉर्टेंट होगा। इवन ये नहीं कि मॉक टेस्ट पेपर आने के बाद में इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाने के समय ही आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट मार्क करा के रखा हूं कि ये सब आएगा। ऐसा पहले भी आता था, अभी भी अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होगा, पहले से पता था कि एमसीक्यू बेस्ड होगा ही, तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया गया है, उसको क्लियर करो। क्योंकि एमसीक्यू अगर आप अच्छे से सिक्योर कर लोगे तो राइटिंग में आप जरूर नंबर उठाओगे, तो आप इसको अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगले क्लास में हम लोग नए टेस्ट पेपर के साथ मिलेंगे, नए सब्जेक्ट के पेपर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।